हेलो एवरीवन। हेलो बच्चा लोग, भाई लोग, बाबू लोग, सर लोग, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, एसएफडी बीएमडी वाला टॉपिक चालू है। आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लोड एंड रिएक्शन। इसके बीच में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्लैरिटी के साथ समझिए क्या होता है लोड और रिएक्शन। ये मान लो ये कोई एक मेंबर है। अब ये मेंबर एक हॉराइजेंटल लग रहा है आपको, हॉराइजेंटल प्लेन में मैंने प्लेस किया तो ये हॉराइजेंटल मेंबर है। तो इस मेंबर को जनरली हम बीम बोलते हैं। बीम एक हॉराइजेंटल मेंबर होती है, हम बताएंगे। ठीक है, बीम क्या होती है? बीम एक हॉराइजेंटल मेंबर होती है और उस पर ट्रांसवर्स लोडिंग लगता है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कैसा लोड लगता है आपको समझ में आ गया है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, मैंने इससे पहले वाले क्लास में बता ही रखा था आपको, पूरा लाइन दिखा के कि ट्रांसवर्स फोर्स कैसे लगता है। तो बीम जो होती है, बीम इज ए मेंबर विच इज मेड टू कैरी ट्रांसवर्स लोडिंग। ये बीम का डेफिनेशन है, बस यही ध्यान रखना। आगे चल के और इसका मैं क्लीन कट डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा अलग से। अभी विजुअलाइज करो। अब इस पे लोडिंग क्या है, रिएक्शन क्या है, दो चीजें हमको समझनी है। दोनों ही फोर्स है। फोर्स कहने का मतलब है जो यूनिट होगा इनका, वही यूनिट होगा न्यूटन में। लोड का भी यूनिट होगा न्यूटन में, तो रिएक्शन का भी यूनिट होता है न्यूटन में। ओके, तो दोनों का यूनिट सेम है, बट थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है। लोड मतलब जो एक्सटर्नल लोड है, हम उस पर लोड का बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बीम है, मान लो इस बीम के ऊपर एक कॉलम है। बीम के ऊपर क्या है? कॉलम है। तो उस कॉलम पे जो भी लोड होगा वो पूरा का पूरा लोड इस बीम पे यहाँ पे आ रही होगी मान लो। तो ये जो लोड बीम पे आ रही है ड्यू टू कॉलम, ये कॉलम बीम पे लोड लगा रहा है, हम ऐसा बोलेंगे ट्रांसफर डायरेक्शन में, और ये एक एक्सटर्नल लोडिंग है। तो लोड मतलब ये। अब देखो, तो ये बीम वगैरह आप घर में देखते हैं, तो बीम वगैरह जनरली दीवार के ऊपर सपोर्टेड रहता है। इधर एक दीवार रहेगा, वॉल होगा, और इधर एक वॉल होगा, सपोर्टेड रहता है ऐसा। तो ये जो वॉल्स है ना, यहाँ पे सपोर्ट के जैसा काम करते हैं। तो वो क्या करेंगे, ये जो लोडिंग यहाँ पे लगा, मान लो जो भी लोड लगा, इस लोड के कारण क्या होना था। मान लो यहाँ पे दीवार नहीं रहता है, इधर दीवार नहीं है, इधर भी दीवार नहीं है, तो इस लोड के कारण क्या ये बीम ऐसे नीचे नहीं आ जाएगा? क्यों? लोडिंग ऊपर से नीचे लग रहा है, तो बीम नीचे आ जाना चाहिए। ऐसे किसी को दबाओगे तो वो नीचे चले जाएगा ना। उसी तरह किसी को नीचे से ऊपर उठाओगे, इधर से बल लगाएंगे आप, तो ऊपर उठ जाएगा। तो ये चीज क्या है? रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। पूरा का पूरा बॉडी ही डिस्प्लेस कर गया एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन। तो क्या सोम में ये चीज है? सोम में हम इसके बारे में पढ़ते नहीं है। तो फिर क्या हो रहा होगा? तो यहाँ पे सपोर्ट होगा, तो यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है, सपोर्ट होती है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कितने तरह के सपोर्ट होते हैं। सपोर्ट होगा। अब वो सपोर्ट क्या करेगा? देखो, जो भी आपने लोड लगाया, जैसे यहां से ऊपर से लगा रहे हैं हम लोड, एक्सटर्नल लोडिंग मेंबर के ऊपर, तो इस लोडिंग को सपोर्ट रजिस्ट करेगा। ठीक है, अब इस लोडिंग को सपोर्ट कैसे रजिस्ट करेगा? वहां पे रिएक्शन डेवलप होंगे। इस लोड को रजिस्ट करने के लिए सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन डेवलप होगा। समझ गए? तो सब समझना क्या है, मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूं, लोड का जब भी बात करें तो आप ये समझना कि ये ऑन मेंबर है। ऑन मेंबर कहने का मतलब, जैसे ये मेंबर है तो यहां पर लोडिंग हो सकता है, इधर लोडिंग हो सकता है, इधर लोडिंग हो सकता है, इधर लोडिंग हो सकता है, ऐसा। रिएक्शन का जब भी मैं बात करूं, रिएक्शन जैसे ही बोल दिया तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए, अच्छा जो लोड और मेंबर लगा है, उसी लोड को रजिस्ट करने के लिए सपोर्ट्स पे, जहां पर भी इस मेंबर, जिस जिस पॉइंट पे ये मेंबर सपोर्टेड है, उन पॉइंट्स पे रिएक्शन डेवलप हो रही है। तो रिएक्शंस जनरली एट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? अब ये रिएक्शन दो तरह के होते हैं। रिएक्शंस जनरली दो तरह के होते हैं। हम यहाँ पे जो अभी डिस्कशन करेंगे वो टू डायमेंशनल डिस्कशन करेंगे, 2D में डिस्कशन करेंगे, मतलब दो ही डायमेंशन को कंसिडर करके डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर में मैं आपको 3D वाला कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस वाला पेपर में, लेकिन अभी इधर हम लोग 2D पे बात करेंगे। ठीक है, 2D 3D क्या होता है, सब कुछ स्ट्रक्चर एनालिसिस में और ढंग से और डिटेल में समझ में आएगा आपको। लेकिन अभी आप समझिए कि हम यहाँ पे टू डायमेंशनल, देखो टू डायमेंशनल कहने का मतलब है, यहाँ पे आप देख रहे हो अगर, ठीक है, इसका लेंथ वाला एक डायमेंशन है, प्लस क्रॉस सेक्शन पे दो डायमेंशन आपको अलग अलग दिख रहा है इस मेंबर का, है ना। तो टू डायमेंशन मतलब ये पूरा 3D स्ट्रक्चर में कोई दो डायमेंशन का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, मतलब उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, तो इसलिए हम टू डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं।
3D एनालिसिस करने का मतलब तीनों डायमेंशन, कोई मेंबर ऐसा है जिसमें तीनों डायमेंशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो हम वहां पे 3D एनालिसिस करेंगे, बस यही चीज होती है और कुछ नहीं। तो अभी जो भी हम आपको बताएंगे चीजें वो 2D में बताएंगे आपको। पहले ये बेसिक है, ये समझना है। क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम्स में आपको 2D से ही आते हैं, पूरा कोई भी एग्जाम, ठीक है। 2D एनालिसिस, 3D वो सब धीरे धीरे थोड़ा सा एक एक जगह पे हम DSDK निकालने का केस में थोड़ा 3D पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, उसके बाद 3D और कहीं नहीं पढ़ेंगे पूरे बीटेक के सिलेबस में, और कहीं पढ़ेंगे ही नहीं, समझ गए, ठीक है। तो हम 2D पे ही बात करेंगे, 2 डायमेंशन। तो लोड और रिएक्शन आपको क्लियर है, लोड ऑन मेंबर होगा, रिएक्शन जब भी होगा एट सपोर्ट होगा। अब ये जो रिएक्शन है ये दो तरह के होते हैं। आप बोलोगे रिएक्शन फोर्स, एक तो बोलोगे रिएक्शन फोर्स, ठीक है, दूसरा बोलोगे रिएक्शन मूवमेंट। दूसरा क्या बोलोगे? रिएक्शन मूवमेंट। दो चीजें मैंने बताया, रिएक्शन दो तरह का होगा। सपोर्ट पे जब भी रिएक्शन डेवलप होगी वो दो तरीके का ही होता है, एक तो होता है रिएक्शन फोर्स, दूसरा होता है रिएक्शन मूवमेंट। अब ये क्या है? ये भी बेसिक है, सारा कुछ बेसिक चल रहा है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बेस आपका डेवलप हो रहा है अभी, ठीक है। यही बोलते हैं ना बेसिक नहीं है, बेसिक नहीं है, तो यही है आपका वो बेस। तो इन सब पोर्शन को अच्छे से समझते हुए चलिएगा, जैसा जैसा समझा रहा हूं वैसा वैसा विजुअलाइज करते चलिए, इमेजिन करते चलिए। मेहनत लग रही है, ठीक है, आप भी मेहनत करिए सोचने में। रिएक्शन फोर्स जो है, एक बात तो क्लियर है, सपोर्ट पे डेवलप होगा, चाहे रिएक्शन फोर्स हो या रिएक्शन मोमेंट का बात करें। रिएक्शन फोर्स कब डेवलप होगा? देखो, मान लो लोड लग रहा था, ये लोडिंग के कारण ये जो मेंबर है ये ऐसे यूं नीचे चली जा रही थी, मेंबर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब नीचे से कोई इसे रोक रहा है क्या? नीचे से कोई नहीं रोक रहा है, मतलब नो रिएक्शन फोर्स, कोई किसी भी तरह का रिएक्शन फोर्स है ही नहीं, इसलिए तो नीचे से ये रुक नहीं रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है। आप इस पे लोड लगा दिए तो ये नीचे आ गई। लेकिन अगर ऐसा होता कि आपने ऐसे लोड लगाया तो यहां से भी कुछ बैलेंसिंग फोर्स सपोर्ट से मिल रहा है इस मेंबर को, जिस कारण से वो नीचे नहीं आ रहा है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होना था उसमें वो डिस्प्लेसमेंट रजिस्ट हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज रजिस्टेड। तो ऐसे कंडीशंस में आपका रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा। सो ये अब पॉइंट मिल गया आपको। व्हेनेवर डिस्प्लेसमेंट इज रजिस्टेड, और डिस्प्लेसमेंट ये कैसा? लीनियर, लीनियर, ठीक है, एक सीध में लीनियर लाइन, ओके। तो व्हेनेवर डिस्प्लेसमेंट इज रजिस्टर्ड रिएक्शन फोर्स इज डेवलप्ड। रिएक्शन मूवमेंट कब? देखो, मूवमेंट के कारण क्या होता है, मैंने इससे पहले वाली क्लास में समझाया था, जो कपल वगैरह बताया था आपको, ट्रांसवर्स कपल, एक्सियल कपल वगैरह, दोनों चीज मैंने बताया। एक्सियल कपल मतलब टॉर्सन टॉर्क, ट्रांसवर्स कपल मतलब मूवमेंट, जो क्या बोलते हैं मूवमेंट, मूवमेंट के कारण क्या होता है, मेंबर आपका बेंड कर जाता है। तो सॉरी यार, तो ये जो मोमेंट था, वो मोमेंट के कारण बेसिकली क्या हो रहा था, जो मेंबर का क्रॉस सेक्शन है वो रोटेट कर रहा था, चाहे वो एंटी क्लॉक करे क्लॉक करे, ठीक है, या इधर से देखो एंटी क्लॉक या क्लॉक, सॉरी मतलब ये क्लॉकवाइज या ये एंटी क्लॉक, या फिर ऐसे देखोगे तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉक। क्रॉस सेक्शन आपका रोटेट कर रहा था ड्यू टू मोमेंट, ठीक है। मतलब अगर मोमेंट आप लगा रहे हो एज ए लोडिंग, कोई एक मेंबर है मान लो, ऐसा एक बीम है मान लीजिए, इधर से एक मोमेंट आपने लगा दिया, ठीक है, इधर से एक मोमेंट आपने ऐसा लगा दिया, तो इस मोमेंट के कारण आप क्या कर रहे हो, देखो ऐसे मेंबर को ऐसे रोटेट करवा रहे हो। मुझे स्केल लेने दीजिए, अब आपको समझ में आएगा। देखिए ये स्केल है स्टील का, तो मोमेंट इस तरह से मोमेंट लगाना मतलब मैं ऐसे मोड़ रहा हूं मेंबर को, मेंबर ऐसे बेंड हो रही है, यही जो एक्शन है ना इसी को हम बोलते हैं बेंडिंग हो रहा है, समझ गए बात को, दिस इज द बेंडिंग। तो मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट, मूवमेंट लगा रहा हूं, तो जो क्रॉस सेक्शन है, जो क्रॉस सेक्शन है ये रोटेट कर रहा है, क्रॉस सेक्शन आपका रोटेट कर रहा है। अभी देखो, अभी इस फॉर्म में मेंबर एकदम सीधा है, तो कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन देखोगे वो भी एकदम सीधा होगा, हाँ वो भी एकदम सीधा होगा, एकदम वर्टिकल होगा। कहीं का भी क्रॉस सेक्शन देख लो, यहाँ का देख लीजिए, यहाँ का देख लीजिए, इधर का देख लीजिए,
कहीं का भी आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे वो भी एकदम वर्टिकल होगा। लेकिन अभी देखो, मैंने मान लो ऐसे मोड़ दिया, तो अब देखिए कहीं का भी क्रॉस सेक्शन देखेंगे वो वर्टिकल था नहीं। अगर पहले ऐसा था तो अब ऐसा हो गया, तो क्रॉस सेक्शन रोटेट, मेंबर का क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, रोटेट कर गया। तो मूवमेंट की वजह से क्रॉस सेक्शन रोटेट करता है। बेंडिंग मूवमेंट जो होती है उसके कारण जो क्रॉस सेक्शन है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, और जो टॉर्सनल मूवमेंट था, टॉर्क था, टॉर्सन था, उसके कारण जो क्रॉस सेक्शन है एक्सियल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती थी। लास्ट क्लास में मैंने समझा रखा था आपको। तो रिएक्शन मूवमेंट कब डेवलप होगा, वो तब डेवलप होगा जब ड्यू टू लोडिंग मेंबर आपका रोटेट कर रहा हो और उस रोटेशन को रजिस्ट किया गया हो। जब वो ड्यू टू लोडिंग मेंबर आपका रोटेट कर रहा है और उस रोटेशन को रजिस्ट किया गया है, देन रिएक्शन मूवमेंट इज डेवलप्ड। समझ गए? जब डिस्प्लेसमेंट को रजिस्ट किया जाएगा, रिएक्शन फोर्स विल गेट डेवलप्ड। जब रोटेशन को रजिस्ट किया जाएगा, तब रिएक्शन मूवमेंट गेट डेवलप्ड। मतलब ये जो मैं यहां पे रोटेट करवा रहा हूं, ये तो मैं एक्सटर्नल मूवमेंट लगा रहा हूं, ठीक है? ये एक्सटर्नल मूवमेंट लगा रहा हूं। मान लो यहां पे सपोर्ट मेरा कुछ ऐसा होता कि ये जो एक्सटर्नल मूवमेंट में लगा रहा हूं जिसके कारण ये रोटेशन हो रहा है, ये मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है बताओ बाबू? ये एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, और ये क्लॉकवाइज है। देखो ये घड़ी के उल्टा दिशा में है, वो घड़ी के दिशा में है, ठीक है? तो इधर में लगाया क्लॉक, इधर एंटी क्लॉक, तो उस कारण से क्या हो रहा है, मेंबर आपका इस तरह से बेंड कर रहा है ना? तो मेंबर ऐसे जो बेंड कर रहा है, मैं क्या करूंगा, अगर मान लो ऐसा कुछ होता कि मेरा सपोर्ट कंडीशन कुछ ऐसा होता कि यहां पर एक रिएक्शन डेवलप हो जाता उल्टा दिशा में, इधर भी इसके उल्टे दिशा में एक रिएक्शन डेवलप हो गया मान लीजिए, तो यहां पे जितना भी मूवमेंट लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए ये मूवमेंट आ गया, यहां पे जितना भी मूवमेंट लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए ये मूवमेंट आ गया। तो ये लाल वाले हैं रिएक्शन मूवमेंट। तो मुझे ये बताइए, अब रोटेशन होगा नहीं, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट आ ही गया है ना, तो रोटेशन गेट रजिस्टेड। तो वहां पे जो बैलेंस करने के लिए वो आ गया उस मूवमेंट को, वो क्या है, एक्स्ट्रा, वो है रिएक्शन मूवमेंट। और ये भी डेवलप होंगे कहां पर, सपोर्ट के ऊपर। तो सपोर्ट के ऊपर दो तरह की चीजें, रिएक्शन फोर्स और रिएक्शन मूवमेंट। उम्मीद करता हूं आपने ये दो चीज समझ लिया। लोड क्या है आपने समझ लिया। लोड मतलब जो भी हम एक्सटर्नल लोडिंग लगाएंगे ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। पॉइंट लोड होते हैं, यूडीएल होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है, यूवीएल होता है। सब चीजों के बारे में अभी समझाऊंगा इसी क्लास में, नॉट टू वरी। बस अभी आप केवल ये दो टर्म को समझिए, ये केवल मुझे ये दो टर्म बताने के लिए पूरा कहानी बताना पड़ा, रिएक्शन फोर्स क्या होता है और रिएक्शन मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, अब लिखवा देता हूं इसका डेफिनेशन। ओके, तो रिएक्शन फोर्स it will get developed when displacement get registered, and reaction moment it will get developed when rotation get registered। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये लीनियर तो होगा, ठीक है, ये जनरली लीनियर होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, फिर आपका वो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। एक्सियल डिस्प्लेसमेंट कहने का क्या मतलब है, मान लो ये मेंबर है, इस पे मैंने इधर से फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो ये मेंबर ऐसे आगे चला जाएगा। बट मान लीजिए आगे यहाँ पे कोई ऐसा कुछ सपोर्ट सिस्टम होता है कि इधर से मैं फोर्स लगा भी रहा हूँ, इस मेंबर को दबा भी रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ से आगे नहीं घिसक रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा सपोर्ट है, तो वो क्या होगा, मतलब क्यों नहीं घिसक रहा होगा, क्योंकि जितना फोर्स मैं इस तरफ से लगा रहा हूँ उस फोर्स को बैलेंस करता हुआ इस सपोर्ट से एक रिएक्शन मिल रहा होगा सेम डायरेक्शन में, बट सॉरी सेम मैग्नीट्यूड का, बट अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड सेम होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, वो है रिएक्शन फोर्स। और ये है एक्सियल डायरेक्शन में। और वो क्यों डेवलप हुआ, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होना था, बट वो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट को रजिस्ट कर दिया गया। समझ रहे हैं? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है बाबू, ये कुछ भी हो सकता है। ये ट्रांसवर्स हो सकती है, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ऐसा ऊपर नीचे, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जहां पे आपका वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शंस डेवलप होगा जिस कारण से। एक्सियल डायरेक्शंस में जहां पे आपका हॉराइजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शंस,
ये एक्सियल डायरेक्शन में जो सपोर्ट रिएक्शन डेवलप होंगे उसको हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शंस कहेंगे, या फिर एक्सियल सपोर्ट रिएक्शंस कहेंगे, या फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन सिंपली, ठीक है। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो डेवलप होंगे उसको ट्रांसवर्स सपोर्ट रिएक्शन कहेंगे, या फिर सिंपली सपोर्ट रिएक्शंस इन वर्टिकल डायरेक्शंस, ऐसा बोल देंगे। समझ में आ रहा है? तो वो है वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का केस आगे बताएंगे, अभी बताएंगे सब चीज ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अभी बस ट्रांसवर्स और एक्सियल डायरेक्शन वाला जो है वो आपने समझ लिया। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है और उसको अगर हम रजिस्ट करेंगे तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में सपोर्ट से रिएक्शन फोर्स, और एक्सियल डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और एक्सियल डिस्प्लेसमेंट को अगर रजिस्ट किया गया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोर्ट से सपोर्ट रिएक्शन। समझ में आ रहा है? बस। और रिएक्शन मूवमेंट का तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया ही था कि व्हेन इट विल गेट डेवलप्ड व्हेन रोटेशन इज रजिस्टर्ड, जब भी रोटेशन को रजिस्ट किया जाएगा तब उस समय सपोर्ट पे रिएक्शन मूवमेंट डेवलप होगी। जैसे कि बेंडिंग मूवमेंट जो होती है वो एक तरह का जो सपोर्ट पे देखने को मिलता है वो आपका रिएक्शन मूवमेंट है, क्योंकि वो रोटेशन को रजिस्ट कर रहा है। समझ गए? अब यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है आपका टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है। बहुत बेसिक है, समझिएगा। यहाँ पे मिस किया कुछ भी तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सोम आरसीसी सब खत्म, स्टील सब खत्म हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये सब चीज भूल छोड़ना नहीं है, इसलिए सोम पहले पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट में सबसे पहला जो सपोर्ट होता है वो अपना होता है फिक्स सपोर्ट, जो कि जनरली आपको हर जगह देखने को मिलता है। आपके घरों में हर जगह फिक्स सपोर्ट देखने को मिलेगा। खिड़की वगैरह को छोड़ दीजिए, बाकी आप देखिए अपनी दीवार का कॉर्नर देख लीजिए, वो फिक्स सपोर्ट है। कुछ भी आप देख लो, जैसे आपका छज्जा निकला होगा तो छज्जा जो दीवार में घुसा हुआ है वो एक फिक्स सपोर्ट है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ स्टील स्ट्रक्चर में। मान लो वेल्डिंग करते हो ना भाई, वेल्डिंग तो करते हो, वेल्डिंग करते हुए देखा है, तो किसी चीज को किसी से वेल्ड कर दिया तो वो फिक्स सपोर्ट हो गया, वो जहां पे वेल्डिंग किए हो वो फिक्स हो गया। वो चीजें ये है फिक्स सपोर्ट। विजुअलाइजेशन हुआ। अब इसका हम सोम के टर्म्स में कुछ फोर्स एनालिसिस करते हैं, देखते हैं यहाँ पे फिक्स सपोर्ट के ऊपर क्या क्या रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। तो देखिए फिक्स सपोर्ट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये मैं 2D में अभी बात कर रहा हूँ, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। 3D पे हम जा ही नहीं रहे, 2 डायमेंशनल चीजों पे हम बात कर रहे हैं, तो ये एकदम 2D है। ओके, हम यहाँ पे एकदम 2D ही बात कर रहे हैं। लिख ही देता हूँ यहाँ पे, जो भी डायग्राम वगैरह बनाऊंगा वो 2 डायमेंशंस में मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ऐसा मान लो ये कोई एक मेंबर है, तो जो फिक्स सपोर्ट को हम शो करवाते हैं इस तरह से फिक्स सपोर्ट को शो किया जाता है। ये जो पोर्शन है ना, ये जो मैंने शो किया इस तरह से एक लाइन दिया और इस तरह से जो ये जो एरो एरो बनाया हूं, मतलब सॉरी ये जो ऐसा ऐसा लाइन दिया हूं, ये वाला इलाका है फिक्स सपोर्ट का। ये आपका फिक्स सपोर्ट, इस तरह से हम शो करते हैं फिक्स सपोर्ट को, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो मेंबर है, ये मेंबर बेसिकली बीम है, कैंटिलीवर है, इसको क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर मेंबर। इस तरह का जो होता है मेंबर, एक एंड पे फिक्स दूसरे एंड पे फ्री है, एक एंड पे फिक्स है दूसरे एंड पे फ्री है, इस तरह के मेंबर को हम बोलते हैं कैंटिलीवर मेंबर। जैसा हो गया आपका छज्जा, छज्जा देखे हो घर से बाहर निकला हुआ, वो एक कैंटिलीवर है आपका, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज होने वाला है कैंटिलीवर। इस बार एसएससी जेईई में 4-5 क्वेश्चन आए थे कैंटिलीवर से भर के, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक बातें। खैर अब देखो, हम फिक्स सपोर्ट पे कौन कौन से रिएक्शन डेवलप होंगे वो हमें देखनी है। लेट्स सपोज मैंने एक लोडिंग लगा दिया, एक इंक्लाइंड लोड। ये जो लोडिंग लगा रहा हूं देखो, इस मेंबर के ऊपर एक लोड लगा दिया मैंने पी, जो कि इंक्लाइंड है एट सम एंगल थीटा, इंक्लाइंड है, ठीक है। अब देखो, तो इस पी लोड को लगाने के कारण इस फिक्स सपोर्ट पे कौन कौन सा रिएक्शन डेवलप होगा, हमें ये चेक करनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए पहला चीज, थोड़ा फोर्स को रिजॉल्व कर लो। अब ये आपका मेंबर, ये आपका फिक्स सपोर्ट, ये जो पी फोर्स है इसको मैं अगर फोर्स फोर्स रिजोल्यूशन देखा है आपने, पढ़ा है? ओके, तो अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये मैं पी साइन थीटा लिख सकता हूं वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूं? पी कॉस थीटा कंपोनेंट आ जाएगा जब हम रिजॉल्व करेंगे, ऐसा पी कॉस थीटा आ जाएगा। तो मेंबर के ऊपर यहाँ पे दो फोर्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो पी कॉस थीटा है, क्या वो मेंबर का एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है?
तो क्या ये एक्सियल फोर्स हो गया? ये जो P sin थीटा है क्या वो मेंबर के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लग रहा है? तो क्या वो ट्रांसवर्स फोर्स हो गया? ठीक है, अब देखो, पहले ये एक्सियल फोर्स का इफेक्ट देखो और ट्रांसवर्स फोर्स का इफेक्ट मैं आपको समझाता हूं। देखना, इमेजिन करो कि सपोर्ट नहीं है, जो फिक्स सपोर्ट मैंने आपको बताया, इमेजिन करो सपोर्ट नहीं है। तो अगर सपोर्ट नहीं होता तो क्या होता? एक एक करके देखना है, इफेक्ट हमको एक एक करके देखना है। पहले एक का इफेक्ट देखो, ये जो पी कॉस थीटा वाला फोर्स है इसका इफेक्ट पहले देखो, और अभी भूल जाओ कि पी साइन थीटा भी है इसमें, ये भूल जाइए। और ये भी भूल जाइए कि इधर सपोर्ट है, भूल जाओ। और केवल आप ये लगाओ इस मेंबर के ऊपर पी कॉस थीटा फोर्स इधर से लगा दो। तो जब पी कॉस थीटा फोर्स लगा दिया इधर, तो कुछ रोकने वाला है ही नहीं, ससुरा वो आगे बढ़ जाएगा ऐसा। तो ये चीज अलाउ करना है कि हमको नहीं करना है, ये अलाउ नहीं करना है। तो ये अलाउ नहीं करना है, इसलिए हमको सपोर्ट बनाना है। स्ट्रक्चर में सपोर्ट वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, उसको रिजिडली फिक्स करते हैं। तो सपोर्ट पे क्या डेवलप होगा? इस पी कॉस थीटा के अपोजिट में, अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन डेवलप होगा जो कि इस पी कॉस थीटा फोर्स को रजिस्ट कर रहा होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। इसको आप कैसे लिखोगे? देखो, इसको लिखने का तरीका एफ इन एच डायरेक्शन लिख सकते हो, या फिर कोई आर एच लिखता है, रिएक्शन जैसे लिखता है, रिएक्शन को आर इन एच डायरेक्शन लिखता है कोई, ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। या फिर और कोई ऐसे लिखता है एफ इन एक्स डायरेक्शन। क्यों? ये जो एक्सिस है, एक्सियल वाला है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो उसको हम एक्स रिप्रेजेंट किए थे, तो एफ ऑफ एक्स कोई लिख देता है। इसको कैसे पढ़ते हैं? एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं, दैट इज फोर्स इन एक्स डायरेक्शन पढ़ते हैं। ऐसा बहुत अलग अलग तरीके से लिखता है आदमी लोग, कोई आर एक्स भी लिख देगा, नोटेशंस है बस। तो कुछ भी लिखा हो, आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि वो हॉरिजॉन्टल फोर्स का बात कर रहा है या एक्सियल रिएक्शन का बात कर रहा है। तो ये डेवलप होगा यहाँ पे टू रेजिस्ट व्हाट? एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। टू रेजिस्ट एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, सपोर्ट पे आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप होगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगा। ठीक है, अब हम इफेक्ट देखते हैं वो ट्रांसवर्स फोर्स का। उसका इफेक्ट देखो भाई, अभी भूल जाओ, अब भूल जाओ कि सपोर्ट है इधर, वो भूल जाओ। पी कॉस थीटा लग रहा है वो भी भूल जाओ, सोचो कि केवल पी साइन थीटा लग रहा है। तो ये पी साइन थीटा फोर्स जो लग रहा है इसके कारण क्या ऊपर से नीचे लग रहा है, मतलब मेंबर नीचे चला जाएगा ऐसा। तो इस मेंबर को अपने जगह पे मेंटेन रहे, ये मेंबर नीचे ना जाए, तो हमें क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है फोर्स। क्या मतलब सपोर्ट से जो रिएक्शन मिलना चाहिए वो जिस डायरेक्शन में लोडिंग मिल रहा है उसके अपोजिट मिलना चाहिए क्या? ठीक है, इस वाले कंडीशन में ये जो फोटो दिखा रहा हूं यहाँ पर, तो बिल्कुल हाँ, हाँ जी हाँ। तो ये सपोर्ट पे ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, या फिर वाई डायरेक्शन कह लो, इस डायरेक्शन में एक फोर्स, रिएक्शन फोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम लिखने का तरीका होता है एफ ऑफ वाई का भी लिख देते हैं, दैट इज फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, या कोई आर वाई लिख देता है। ठीक है, कोई एफ वी लिख देता है वर्टिकल, ठीक है, कोई आर वी लिख देता है, ऐसा कुछ भी, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। ये अलग अलग नोटेशन है, लेकिन बेसिक समझ में आया तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी डेवलप हो गया टू रेजिस्ट दैट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। एक वर्टिकल फोर्स रेजिस्ट हो गया टू रेजिस्ट दैट, सॉरी, एक वर्टिकल फोर्स डेवलप हो गया सपोर्ट पे टू रेजिस्ट दैट ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ अब और क्या डेवलप होगा फिक्स सपोर्ट पे? एक, अब एक चीज बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है तो इस चीज को समझना, थोड़ा इमेजिन करना। होगा क्या, मान लो कि ये सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है ठीक है, सपोर्ट नहीं है। अब मैंने तो यहाँ पे पकड़ा हुआ है इसको, ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी इमेजिन करो कि इधर भी सपोर्ट नहीं है और मैंने जो यहाँ पकड़ा है ना वो भी नहीं पकड़ा है। ऐसा सोचो कुछ, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फोर्स लगाऊं, जैसे ये ट्रांसवर्स फोर्स लगाया हूं, कौन सा? ये वाला फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स। ये जो ट्रांसवर्स फोर्स है, ये देखना क्या कर रहा है, ये लगाऊंगा ये फोर्स, ठीक है, ये फोर्स अगर लगाऊंगा, इस कारण से इस पॉइंट के अबाउट मेंबर रोटेट भी कर रहा है, देखो कर रहा है ना जी रोटेट, नहीं दिख रहा है?
मेंबर रोटेट कर जा रहा है, तो इस मेंबर के रोटेशन को रजिस्ट करना है, तो इसलिए एक मोमेंट डेवलप होना है वहां। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड सपोर्ट जो होता है वहां पर मोमेंट भी डेवलप होता है, मोमेंट रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम, मोमेंट रिएक्शन। अब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा एनालिसिस के ऊपर कि किस तरह से आपका रोटेशन हो रहा है। ठीक है, कैसा रोटेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है, मेंबर कैसा रोटेट कर रहा है, जो लोडिंग है मेंबर को ऐसा रोटेट करवाने का कोशिश कर रहा है एक्चुअली में, रियली में। ठीक है, क्यों क्यों मैं ऐसा ऐसा ही, देखो ऐसा सीधा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लोडिंग है मेंबर को ऐसा रोटेट करवा रहा है, तो ये क्या है, देखो ये हॉराइजेंटल था पहले, इमेजिन करना, यहाँ पे समझा रहा हूँ, ऐसे ही देखते हैं, ये पहले हॉराइजेंटल था, यहाँ पे लोड है, अब इस पॉइंट के अबाउट ये जो पी लोड है, मतलब पी साइन थीटा लोड है, ये मेंबर को ऐसे रोटेट करवा रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या है, ये मैं पूछ रहा हूं। टिक 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 टिक, घड़ी की दिशा में क्या क्लॉकवाइज है, क्या क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये पी साइन थीटा जो फोर्स है, इसके कारण एक मोमेंट है, और उस मोमेंट के कारण आपका जो मेंबर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पॉइंट पे, कहां जहां सपोर्ट लोकेशन है, यहां पे रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मोमेंट रोटेट कर रहा है ना। तो इस रोटेशन को रजिस्ट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक मोमेंट होना चाहिए, यहाँ पे रिएक्शन मोमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा है तो एंटी क्लॉक में हम लगा देंगे रिएक्शन मोमेंट। तो यहां पर इस वाले डायग्राम के लिए, क्योंकि जो लोडिंग है, ट्रांसवर्स लोडिंग जो है, उसके कारण मेंबर का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिएक्शन मूवमेंट जो सपोर्ट पे मैं दिखा रहा हूं आपको, वो एंटी क्लॉक दिखा रहा हूं। लेकिन मान लो किसी केस में ऐसा है कि लोडिंग के कारण मेंबर का जो रोटेशन है वो ही एंटी क्लॉक में हो रहा है, तो रिएक्शन मूवमेंट क्लॉक लगाना होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिक्स रूल नहीं है कि फिक्स्ड एंड सपोर्ट पे जो रिएक्शन मूवमेंट होगा वो हमेशा एंटी क्लॉक ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि मेंबर का रोटेशन कैसा है, ड्यू टू दैट लोडिंग, ड्यू टू दैट ट्रांसवर्स लोडिंग, मेंबर का रोटेशन कैसा है इस बात पे डिपेंड करेगा। और जैसा रोटेशन रिएक्शन उसके अपोजिट, अगर रोटेशन क्लॉक रिएक्शन एंटी क्लॉक, अगर रोटेशन ही एंटी क्लॉक है तो रिएक्शन क्लॉकवाइज। समझ गए बात को। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको एक रिएक्शन मोमेंट अगर दिखाऊं, तो ये रिएक्शन मोमेंट, इसको मैं क्या बोलूंगा, अब इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं एम जेड। अब ये जेड क्यों लिखा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। पिछला वाला क्लास का जो क्रॉस सेक्शन बनाया था उस पे जो एक्सिस दिखाया था, जो बेंडिंग मोमेंट मैंने दिखाया था, किस एक्सिस पे आ रही थी, जेड एक्सिस पे आ रही थी। जेड एक्सिस आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है, तो वो मोमेंट को मैंने क्या लिखा था, एम जेड, तो वही एम जेड। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रोटेशन हो रहा है वो जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है, क्रॉस सेक्शन का रोटेशन जो है वो जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है। अब जेड एक्सिस क्या, अगर फिर से एक बार दिखा दूं यहाँ पे 3D में, तो जेड एक्सिस ये था और ये वाई एक्सिस था, ये दोनों ही ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूं कि जो ये एम जेड है ये इस जेड एक्सिस पे अप्लाइड है, जो भी रिएक्शन डेवलप हो रहा है वो जेड एक्सिस के अलोंग, क्योंकि मेंबर यहाँ पे जो लोडिंग है, इस लोडिंग के कारण मेंबर ऐसे बेंड करेगी, ऐसे इस तरह से बेंडिंग हो रही है। इस तरह से जब मेंबर बेंड हो रहा है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन जो है जेड एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि क्रॉस सेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये आपका वाई एक्सिस क्रॉस, ये मान लो क्रॉस सेक्शन है तो ये वाई एक्सिस, तो ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि क्रॉस सेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे या ऐसे रोटेट कर रहा है, नहीं, क्रॉस सेक्शन जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, तभी तो इस तरह से बेंडिंग हो रहा है। ठीक है, तो जो रिएक्शन मोमेंट डेवलप होना चाहिए इस बेंडिंग को रजिस्ट करने के लिए वो जेड एक्सिस के अबाउट ही डेवलप होगा, तो इसलिए मैंने लिखा एम जेड। लॉजिक क्लियर। तो यहाँ पे ये सब चीजें क्लियर करते चलो भाई, है ना, एक्सिस वगैरह। अब मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है, जब आगे सॉल्व करेंगे बहुत ज्ञानी बन जाओगे, सोम के अंदर बहुत डिटेल में चले गए, बहुत डीप चले गए आप, तो फिर सब विजुअलाइजेशन, सब एक्सिस वगैरह सब कुछ क्लीन होने लगेगा। मान लो अगर मेंबर पे जो फोर्सेस है वो कुछ वाई डायरेक्शन में था फोर्स, यहाँ तो यहाँ जो फोर्स है वो फोर्स है वाई डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ फोर्स आपका वाई के डायरेक्शन में, लेकिन जो मेंबर का बेंडिंग हो रहा है
है ना, मेंबर जब बेंड हो रहा है तो जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में जो फोर्स दिया है ट्रांसवर्स फोर्स वो दे दिया जेड के अलाउंग, तो जेड के अलाउंग अगर फोर्स दिया है तो मेंबर देखो जेड के अलाउंग अगर फोर्स दिया है तो कैसा होगा, ये मान लो ये आपका मेंबर है, ठीक है, तो जेड एक्सिस ऐसा है, तो जेड के अलाउंग फोर्स लगा दिया है तो मेंबर आपका ऐसा बेंड करेगा, इस तरह से, ऐसा। और ये किस प्लेन में बेंड कर रहा है ये भी सोच लो, इमेजिन कर लो भाई, ये सब वर्ड बहुत आगे डिफिकल्ट होता है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेंड कर रहा है, ऐसा और ऐसा। अगर जेड एक्सिस के अबाउट फोर्स लगा है तो मेंबर हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेंड कर रहा है, लेकिन अबाउट वाई एक्सिस, क्रॉस सेक्शन जो है मेंबर का वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, बट द बेंडिंग ऑफ मेंबर इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इस वाले केस में जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेंबर का जो बेंडिंग है वो वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। देखिए, मतलब पहले यहां था, फिर यहां से बेंडिंग होने से ये मेंबर यहां से यहां आ गया, तो ये वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन में मेंबर का बेंडिंग हो रहा है, लेकिन क्रॉस सेक्शन जो है वो रोटेट कर रहा है अबाउट जेड एक्सिस। विजुअलाइज हो रहा है, ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है ये सब चीज। तो ये आपका फिक्स सपोर्ट है भैया। तो फिक्स सपोर्ट के अंदर 2D में 3 सपोर्ट रिएक्शन एट एनी सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट डेवलप होता है जनरली, मोमेंट रिएक्शन और आपका हॉरिजॉन्टल एक्सियल फोर्स या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन और वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन, ये सारी चीजें फिक्स सपोर्ट में, ठीक है बच्चा लोग। सोम बहुत मजेदार वाला पेपर है, हम लोग पढ़ाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते सोम के अंदर खो जाएंगे, ठीक है, तो उस चीजों का आनंद लीजिए, लुत्फ लीजिए और समझते रहिए। जो भी चीज हम कह रहे हैं उसको जैसा विजुअलाइज मैं करवाने का कोशिश करता हूं, आप उसी तरह से विजुअलाइज किया कीजिए, माइंड में सोचा कीजिए, उसका पिक्चर बनाया कीजिए माइंड के अंदर, तब जाके सोम में चीजें अंदर जहन में आएंगे और लाइफ लॉन्ग तक कभी भी सोम के अंदर सवाल आपकी गलत नहीं होंगे। ये सारा विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे यहां पर एक डाउट आपके मन में फिर आएगा, सर जो बेंडिंग हो रहा है, मतलब मेंबर का जो बेंडिंग हो रहा है वो कौन से फोर्स के लिए हो रहा है, पी साइन थीटा ना पी कॉस थीटा। अब बोले सर पी साइन थीटा के कारण मेंबर इस तरह से इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इस रोटेशन को रजिस्ट करने के लिए यहां पर रिएक्शन मूवमेंट डेवलप हो गया, क्लियर, आपने ये बोला, तो ये पी कॉस थीटा के कारण क्या रोटेशन नहीं हो रहा है, देखो हो रहा है क्या, बताओ, नहीं हो रहा है ना, पी कॉस थीटा तो एक्सियल है, इसके कारण केवल एक्सियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रोटेशन कहां हो रहा है, रोटेशन केवल ये पी साइन थीटा के कारण इस पॉइंट के अबाउट आप देख रहे हो सपोर्ट के अबाउट तो हो रहा है, ठीक है, और उसी पी साइन थीटा फोर्स के कारण मेंबर में बेंडिंग मूवमेंट आती है, मेंबर में क्या आती है, बेंडिंग मूवमेंट आती है। बेंडिंग मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम अभी बताएंगे, लेकिन ऐसे बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला मैंने बता रखा था, क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे ये पी साइन थीटा का फोर्स है, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स यहां पर प्लस यहां से लेके इस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे आप बेंडिंग मूवमेंट देखना चाहते हैं उस पॉइंट तक का डिस्टेंस उस फोर्स से कितना है, तो वो फोर्स इनटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ये यहाँ पे इस केस में अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इधर पॉइंट बात करूं, तो ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये जो डिस्टेंसेस आप देख रहे हो मेंबर के ऊपर, ये तो इसके लाइन ऑफ एक्शन से देखिए 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पॉइंट पे कितना मूवमेंट लग रहा है उस फोर्स के कारण उसका मैग्नीट्यूड बता देगा। तो मूवमेंट का यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन एमएम, ये होता है यूनिट ऑफ मूवमेंट। समझ गए बात को, चीजों को। तो यहाँ पे अगर मूवमेंट मैं बताऊं कि मूवमेंट कितना होगा, तो आपको इसके ये बताने के लिए डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो लेट्स सपोज ये डिस्टेंस हो गया x, तो जो मूवमेंट का वैल्यू है ड्यू टू लोडिंग, ये p साइन थीटा जो फोर्स है, इस फोर्स के कारण इस फिक्स सपोर्ट के अबाउट जो मूवमेंट का वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगा, p साइन थीटा इंटू एक्स।
वो मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली आप देखोगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पी साइन थीटा इंटू एक्स। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली बच्ची आ गई थी हमारी, है ना, ठीक है, बेटी है हमारी एक, अरे चलती बुलती नहीं है, 5 महीने की है, अभी 5वां महीना चल रहा है। तो मोमेंट इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू एक्स, ये आ जाएगा, समझ गए। अब ये मोमेंट, आप जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये मोमेंट क्लॉकवाइज है, मतलब ये लोडिंग के कारण, ये जो लोडिंग है पी साइन थीटा का जो फोर्स है, ये फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है, मतलब मेंबर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाने का कोशिश कर रहा है। तो जो रिएक्शन डेवलप होना चाहिए सपोर्ट पे, वो एंटी क्लॉक होगा। समझ में आया? तो यही रिएक्शन मोमेंट, और उसका मैग्नीट्यूड जब निकालने जाओगे, तो मैग्नीट्यूड जब भी कैलकुलेट करोगे, जब हम अभी सिखाएंगे आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बताएंगे, ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के जब भी हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, वो पी साइन थीटा इंटू एक्स के बराबर ही आएगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो रोटेशन को बैलेंस करने का ठेका कौन लिया है, जिम्मा कौन लिया है, ये रिएक्शन मोमेंट। समझ में आ रहा है? तो जितना रोटेशन उतना बैलेंस, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, डायरेक्शन उल्टा, बस। क्लीन पिक्चर, क्लीन एंड दिमाग में, ठीक है। धीरे धीरे और चीजें आने लगेंगे समझ में, बट अभी सुनते चलो, समझते चलो, जो जो बोल रहा हूं उतना हर एक फोटो पे, हर एक पेज पे चीजों को समझते चलिए। फिक्स सपोर्ट का एक एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन एक बेस्ट एग्जांपल अगर आपको बतानी है, इंटरव्यू में जो पूछते हैं जनरली, वेल्डिंग बोल देना, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने वाले को। वेल्डिंग इज ए एग्जांपल ऑफ फिक्स सपोर्ट सर, तो उसको एकदम दिमाग में अट जाएगा कि हाँ ये लड़का फिक्स सपोर्ट के बारे में जानता है, ठीक है। देखिए ये सब जो पार्ट है, इसमें मैं इतना प्यार से बहुत मैक्सिमम चीजें समझाने का इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ना, क्योंकि यही बेसिक है। यहाँ पे आप स्किप अगर हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कुछ चीजें पिक्चर माइंड में क्लियर नहीं है, तो फिर आपका पूरा का पूरा सभी पूरा सिविल इंजीनियरिंग पेपर ही गड़बड़ हो जाएगा, 4-5 पेपर। तो ये सारा कुछ कुछ जो बेसिक पार्ट है, वहां पे मैं बहुत अच्छे तरीके से प्यार से आपको समझाऊंगा। फिर जहाँ पे जरूरत नहीं है, जब आप ये समझ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद देखिएगा कैसे फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्विंग करवाते हैं। 10 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन खत्म, निपटा देंगे। क्यों? सब कुछ पहले से बता रखा है, बोलते चलूंगा हाँ हाँ हाँ, आपको विजुअलाइज होता चलेगा, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है। चलो दूसरा सपोर्ट समझते हैं, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का प्रॉपर्टी समझना क्या होता है, जनरली इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मान लीजिए ऐसा कोई एक, यही कैंटिलीवर लेके चलते हैं, एक ऐसा ही एक कोई मेंबर है, और वहां पे हिंज सपोर्ट को पहले उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, एक ट्रायंगल हम बनाते हैं ऐसा, ठीक है, इस तरह से एक ट्रायंगल बनाइए और उसके नीचे ऐसा ऐसा दिखा दीजिए। इस तरह का कहीं चित्र बना होना, तो आप समझ जाइए कि वो हिंज सपोर्ट है। इसको हम जनरली पिन कनेक्शन भी बोलते हैं। स्टील में अगर आप देखोगे, स्टील जब पढ़ेंगे तो वहां पे पिन कनेक्टेड बोलते हैं, तो पिन कनेक्शन भी एक टर्म है जो हिंज सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, पिन कनेक्शन। क्लियर है? इस पे आप फोर्स ले लो भाई, फोर्स क्या ले लोगे, लेट्स सपोज एक इंक्लाइंड फोर्स पी मैंने लगा दिया एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे पी, तो इसका जब रिजोल्यूशन करेंगे एक्चुअली में, तो जो फोर्सेस आपको दिखेंगे, एक तो वर्टिकल दिखेगा और एक एक्सियल फोर्स दिखेगा, और ये दिखेगा आपको पी साइन थीटा, और ये वाला फोर्स दिखेगा आपको पी कॉस थीटा। दो फोर्स आपको दिखा। अब हम बात कर रहे हैं कि ये हिंज सपोर्ट पे कौन कौन सा रिएक्शन डेवलप होगा, ठीक है, ये चीज पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये तो साफ साफ है, जैसा पहले एक्सियल इफेक्ट देखो, एक्सियल फोर्स के कारण जो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होता, उस डिस्प्लेसमेंट को ये सपोर्ट रेजिस्ट करता है, हिंज सपोर्ट रेजिस्ट करता है, तो मतलब एक्सियल डायरेक्शन में आपका रिएक्शन तो डेवलप होगा, इस डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होगा। तो मैं इसको सिंपली अब एक ही कोई एक नोटेशन में यूज करता हूं, लेट्स सपोज मैं आर इन एच डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर आप कुछ भी जैसा कि मैंने बोला एफ ऑफ एक्स यूज कर सकते हैं, एफ ऑफ एच यूज कर सकते हैं, आर एक्स यूज कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट नोटेशन है यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट लेकिन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब ज्यादा
नहीं लिखने के कारण एक ही कोई नोटेशन को स्टैंडर्ड बना के यूज करता चलूंगा, RH लिखा करूंगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होगा, बिल्कुल, टू रेजिस्ट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। नाउ ये जो P sin थीटा है, इसके कारण वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो सकता था, तो इसको भी रेजिस्ट करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स सपोर्ट पे डेवलप होता है। तो RV भी आपको देखने को मिलेगा सपोर्ट पे, लेकिन इस सपोर्ट पे मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, मूवमेंट रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। फिक्स सपोर्ट पे ही मूवमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक केस होता है जहां पे मूवमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन हिंज सपोर्ट पे मूवमेंट रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है मूवमेंट रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है? अब मैं समझा रहा हूं, ये बात समझना। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो यहाँ पे सपोर्ट, ये मान लो यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपका दो चीज तो पहले से अवेलेबल है। क्या? ये जो मेंबर है ये ना आगे पीछे जाएगा, ये चीज नहीं होगा, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, प्लस ऊपर नीचे वाला भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हिंज सपोर्ट, यहां फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स के कारण मैंने बताया था इस पॉइंट के अबाउट, मान लो यहाँ पे सपोर्ट है तो इस पॉइंट के अबाउट चेक कर रहे हो, तो एक मोमेंट तो आएगी, तो उस मोमेंट के कारण मेंबर आपका रोटेट करेगा, और ये फोर्स के कारण कैसा रोटेट कर रहा है मेंबर? ऐसा। पहले हॉरिजॉन्टल था, अब ऐसे रोटेट कर गया, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इस चीज को, ये हिंज सपोर्ट, अगर यहाँ हिंज सपोर्ट है तो रजिस्ट नहीं कर पाएगा, मेंबर रोटेट करेगा। लेकिन जो फिक्स सपोर्ट था वहां पे क्या सीन हो रहा था, ये जो फोर्स यहाँ पे हम लगा रहे हैं उस कारण से अगर ये सपोर्ट फिक्स होती तो वहां पे ये सीन था कि ये जो फोर्स यहाँ पे है इसके कारण जो मूवमेंट है, इसके कारण जो मेंबर ऐसे रोटेट करता, तो वो नहीं हो रहा है, उसको होने नहीं दे रहा है। क्यों? यहाँ पे सपोर्ट में मूवमेंट रिएक्शन भी डेवलप हो रहा है, मेंबर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे रिएक्शन डेवलप हो गया इस डायरेक्शन में, मोमेंट टू रजिस्ट दिस रोटेशन। बट यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे मूवमेंट रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये हिंज सपोर्ट का प्रॉपर्टी है। बोलना अब ये नहीं पूछना क्यों, इसको ऐसा बनाया ही जाता है। इसमें m अबाउट z एक्सिस में लिखूंगा 0, तो यहाँ पे केवल दो रिएक्शन डेवलप होंगे। 2D बात कर रहा हूं मैं, 2D चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हिंज सपोर्ट पे मूवमेंट नहीं होता, हिंज सपोर्ट पे मूवमेंट कितना? 0। हिंज सपोर्ट पे मूवमेंट कितना? 0। क्यों? हिंज सपोर्ट मूवमेंट को डेवलप कर ही नहीं पाता। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देखोगे आपके घरों में दिख जाएगा, जो सभी टीचर एग्जांपल देते हैं मैं भी दे रहा हूं भाई। खिड़की देखो, केवाड़ी देखो, तो खिड़की जो है खोलते हो खुल जाता है, खिड़की खोलते हो तो कैसे घूम रहा है ना जी, खिड़की पूरा का पूरा खिड़की एक पिन कनेक्टेड है, एक सपोर्ट है एंड पे, उसके बाद आप ऐसे फोर्स लगाए तो खिड़की क्या हुआ? वो ये जो फोर्स लगा रहे हो देखो, वो मेंबर खिड़की ऐसा है, खिड़की कैसा है? खिड़की ऐसा है, और यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है, हिंज कनेक्शन रहता है। ये जो कनेक्शन है ना, ये हिंज कनेक्शन है, और फोर्स आप यहां से फोर्स लगा रहे हो देखो, तो ये क्या, इस खिड़की के लिए फोर्स जो ऐसे पुल कर रहे हो, ट्रांसवर्स फोर्स नहीं हो गया? जो यहाँ पे हम देख रहे हैं P sin थीटा, ट्रांसवर्स फोर्स है ना P sin थीटा, तो यही वो P sin थीटा नहीं हो गया? और आप जब इसको खोलने का कोशिश कर रहे हो तो रोटेट हो जा रहा है, खुल जा रहा है, घूम के खुल जा रहा है, लेकिन वही सेम टाइम पे आप इस खिड़की को ऐसे ऊपर ऊपर उठाइए, उठेगा? नहीं उठेगा। क्यों? जब तुम इसको नीचे से इधर से फोर्स लगा दोगे इस डायरेक्शन में, तो यहां पे ये रोक लेगा। क्यों? यहाँ पे इस तरह से इसको बनाया गया है ना, तो यहाँ पे ये रिएक्शन डेवलप हो जाएंगे, ये जितना भी फोर्स लगाओगे इसके अपोजिट में वो रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। तुम इस खिड़की के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, उसको हॉरिजॉन्टली खींचने का कोशिश करो, ऐसे जनरली नहीं निकलेगा। कब तक नहीं निकलेगा? जितना इसका स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अभी बहुत ज्यादा दम लगा दिया तुम, ग्रेट खली हो भाई, तोड़ दिया, मटेरियल ही फेलियर हो गया, वो तो टूट ही गया, टूट के निकल गया, तोड़ दिए, ठीक है। लेकिन ऐसे जनरली आप ऐसे पुल करेंगे उसको, खिड़की को, तो ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट से बाहर निकल जाएगा, अगर वो मटेरियल ठीक ठाक है तो, है ना। मतलब क्या है, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो इसके अपोजिट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे रिएक्शन डेवलप हो रहा है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रही। लेकिन जब ऐसे फोर्स लगा रहे हो थोड़ा भी, तो खिड़की
आगे पीछे ऐसे रोटेट कर जा रहा है, वो तो हवा के कारण भी ऐसे ऐसे कभी कभी करने लगता है। तो मतलब हिंज सपोर्ट पे मोमेंट जीरो है, वो थोड़ा सा भी मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करता, हम उसको उस तरह से बनाते ही हैं। और ब्रिज वगैरह में जो ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, वहां पे जो सपोर्ट्स होते हैं वो जनरली हिंज होते हैं। ओके, ब्रिज वगैरह में जो सपोर्ट होता है वो जनरली हिंज होता है। ऐसा क्यों होता है, आगे धीरे धीरे ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे एसएफडी बीएमडी का, तब जाके धीरे धीरे इसका एप्लीकेशन लास्ट बाद में समझ में आएगा, जब आप बहुत तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लोगे, फिर एसएफडी देख लोगे, ठीक है, फिर और एक सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी आरसीसी। देखिए सारा टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग में एक दूसरे से लिंक्ड अप है, ठीक है। तो ये अभी बेसिक चल रहा है, इस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट में नहीं है, पूरा एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है। तभी हमको पूरा इंजीनियरिंग अच्छे से ढंग से समझ में आएगा, इंटरव्यू वगैरह में अच्छे से आंसर कर पाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस भी अच्छे से बनेंगे, एग्जाम भी क्रैक करेंगे और एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे गवर्नमेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रट्टा रट्टा मार दिया, हो गया मेरा काम हो गया, एक दूसरे से सब्जेक्ट को लिंकअप ही नहीं कर पाए, तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। ओके, सब्जेक्ट को लिंकअप करना है तो मैं वो सब फीलिंग आपको दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये आपका हिंज सपोर्ट, तो ये प्रॉपर्टी उसका याद रखना। तो इसको एक सेंटेंस में अगर लिखूं तो मोमेंट रेजिस्टेंस इज जीरो, मोमेंट रेजिस्टेंस इज जीरो। जैसे ये विंडो हो गया, डोर हो गया, जो घरों में देते हैं वहां पे हिंज सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। स्टील जब पढ़ाएंगे वहां पे आपको पिन कनेक्शन का और बेसिक मतलब पता चलेगा, अभी रहने दो, नाम याद रखना। हिंज सपोर्ट को पिन कनेक्शन भी कहते हैं। ट्रस वगैरह में जो मेंबर होते हैं वो पिन कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सब चीज समझ में आएगा धीरे धीरे, नाम याद रखना बस, ठीक है। और एक चीज और एक चीज क्या, जैसे अच्छा स्ट्रक्चर में और एक चीज पढ़ोगे, ये पिन कनेक्शन, ये हाँ ट्रस में आपको देखने को मिलेगी, ये भी लिख लो भाई। थ्री हिंज आर्च, ये तो देखो हिंज नाम ही है उसमें, थ्री हिंज आर्च मतलब तीन तो हिंज होगा, तीन हिंज सपोर्ट होगा, ऐसा कोई आर्च होगा। आर्च मतलब इस तरह का कोई मेंबर होता है, देखिए देखिए आर्च, इसमें तीन हिंज होता है। बेसिकली तीन हिंज क्या होती है, एक यहाँ पे हिंज सपोर्ट होता है और यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट होता है। तो ये जो हिंज है ना, ये एक्सटर्नल हिंज है, ये एक्सटर्नल हिंज है, ये एक एक्सटर्नल सपोर्ट है। और एक तरह का हिंज होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल हिंज, अभी मैं बताऊंगा इंटरनल सपोर्ट, तो वहां पे मैं बताऊंगा इंटरनल हिंज, ठीक है। तो थ्री हिंज आर्च में दो एक्सटर्नल हिंज होते हैं। आप इसको बेसिकली ये जो हिंज है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट, एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट, कि अलग से हम कोई एक सपोर्ट बनाए, ठीक है। और एक होता है इंटरनल हिंज सपोर्ट, तो यहाँ इस उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है, ये जो गोल डॉट बनाया मैंने इसको बोलते हैं इंटरनल हिंज सपोर्ट। अभी बताएंगे इंटरनल सपोर्ट, तो वहां पर इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नॉट टू वरी, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली तीन हिंज हो गया, तो ये है आपका एक थ्री हिंज आर्च, जिसमें दो एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट होता है और एक इंटरनल हिंज सपोर्ट होता है, ठीक है। तीसरा जो सपोर्ट होता है वो होता है रोलर सपोर्ट, समझो एक एक करके समझो। रोलर, रोलर मतलब क्या होता है, जैसे इमेजिन देखे होगे, लिंकअप करवाते हैं, साइकिल में जो बॉल बियरिंग देखे हो, छोटा छोटा गोल 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 बॉल जैसा होता है, उसी तरह का बॉल का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रोलर। उसको क्या बोलते हैं, रोलर। तो एक तरह का बॉल होती है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होगा, पहले एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लीजिए, स्टील का कोई प्लेट होगा, इस स्टील के प्लेट के ऊपर एक गेंद रख दीजिए, रोलर गोल जैसा कुछ, ठीक है। अब इसके ऊपर मेंबर को रख दीजिए, जो भी मेंबर है आपका, तो ये बन गया आपका रोलर सपोर्ट। अब इस पर हम बिहेवियर चेक करना चाहते हैं कि इस पे कौन कौन सा रिएक्शन डेवलप होगा। एक इंक्लाइंड फोर्स लगा दो, थीटा पी, फोर्स का रिजोल्यूशन किया, पी साइन थीटा, फिर ये पी कॉस थीटा मिल गई इधर, फोर्स रिजोल्यूशन होता है ये, ठीक है। बेसिक मैकेनिक्स का प्रिंसिपल है जो आपने 10th प्लस 2 में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो अभी देख लीजिए। जैसे ये होता है ऐसा, ऐसा कोई भी फोर्स है, ये थीटा एंगल पे है, तो ये पी फोर्स है मान लो, तो एक्स इस एक्सिस के अलाउ पी कॉस थीटा आ जाएगा फोर्स, उस फोर्स का कंपोनेंट, और वाई एक्सिस के अलाउ इधर आ जाएगा आपका पी साइन थीटा फोर्स का कंपोनेंट।
ये जो है ये पी साइन थीटा पी कॉस थीटा, इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, और ये जो पी है ये एक्चुअल फोर्स है। क्लियर है? ठीक। अब देखो यार चीजें यहाँ पे रोलर सपोर्ट में क्या है, रोलर सपोर्ट का बिहेवियर समझना। इमेजिन करते चलना, सोचो कि यहाँ पे गेंद है, जो गेंद से क्रिकेट खेलते हो वही गेंद है। मान लो गेंद के ऊपर एक तो लकड़ी रख दिया है, लकड़ी, इधर से तुम फोर्स लगाओगे तो आगे पीछे नहीं हो जाएगा, ये लकड़ी उस गेंद के ऊपर आगे पीछे हो जाएगा। क्यों? ये तो रोलर है, ये तो घुड़क जाएगा भाई, लुढ़केगा, घुड़क जाएगा। तो एक्सियल डायरेक्शन में किसी भी तरह का फोर्स यहाँ पे रिएक्शन मूवमेंट देखने को मिलेगा क्या? आर इन एच डायरेक्शन? नहीं, जीरो। क्यों? ये घुड़क जा रहा है। तो रोलर सपोर्ट का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो एक्सियल सपोर्ट रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक है, लेकिन ये पी साइन थीटा के कारण ये जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऊपर नीचे होता है, सोचो नीचे तो गेंद है, जमीन के ऊपर ये गेंद रख दो, उसके ऊपर एक लकड़ी रखो, ऊपर से दबाओ, तो क्या वो नीचे जमीन के अंदर धस जाएगा? नहीं, यहां से ये जो गेंद है उसको अंदर नीचे जाने नहीं देगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन है। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगा, हमेशा ध्यान रखना, ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये जो सपोर्ट है इसके परपेंडिकुलर ही हमेशा डेवलप होगा। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन उठा लेते हैं गेट एग्जाम में 90 डिग्री पे। ये जो रिएक्शन रोलर पे डेवलप होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे डेवलप होगा रोलर पे, वर्टिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, और ये आर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मूवमेंट का। बता यार, तो गेंद है यार, सिंपली गेंद है, रोटेट कर जाएगा नहीं, आराम से, गेंद के ऊपर नहीं घूमेगा, घूम जाएगा, मोमेंट विल बी जीरो। तो एम जेड इक्वल टू जीरो। तो रोलर सपोर्ट पे केवल एक रिएक्शन, और वो कौन सा? आरवी। ठीक है, ये जो 90 डिग्री वाला सिस्टम मैंने बताया ये क्या है, इसको जरा समझिए। देखिए रोलर सपोर्ट मान लो ऐसा ऐसा है, और ये इस तरह से कुछ आपको दे दिया गया है। ठीक है, कोई एक मेंबर है यार, कोई एक मेंबर है, जो भी मेंबर है, समझना, वो मेंबर ऐसा है, मेंबर ऐसा प्लेस्ड है, लेकिन इस तरह से रोलर सपोर्ट कुछ ऐसा है, हॉराइजेंटल, ये हॉराइजेंटल होना था लेकिन हॉराइजेंटल नहीं होके उसको इंक्लाइंड कर दिया गया रोलर सपोर्ट को सम एंगल थीटा पर। तो जो हम रिएक्शन ये आरवी लिख रहे हैं, अब जो भी आरवी डेवलप होगा यहां पर हमें आरवी इसके परपेंडिकुलर में ही दिखाना है हमेशा, ये आरवी हमेशा यही दिखाना है, ये 90 डिग्री पे। ठीक है, अब इसका हमको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, फोर्स रिजोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में वर्टिकल, लेकिन ये आरवी तो वर्टिकल नहीं है, आप फोर्स रिजोल्यूशन करोगे तो ये जो भी एंगल होगा, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये मिल जाएगा आपको आरवी कॉस थीटा, तो ये होगा आपका वर्टिकल फोर्स यहाँ पर। और फोर्स रिजोल्यूशन आप कर रहे हो तो हॉराइजेंटल फोर्स भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, लेकिन वो, ठीक है, यहाँ पे इस केस में आपको हॉराइजेंटल फोर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आरवी साइन थीटा। हल्का फुल्का रेजिस्टेंस ड्यू टू इंक्लिनेशन, ये एक प्रॉपर्टी होती है रोलर की। ये चीज ऐसे सोम में नहीं पढ़ाया जाता, ये स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं हम लोग। ये चीज स्ट्रक्चर में बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, थोड़ा कम्प्लेक्स बना के। तो ये सारा बेसिक प्रॉपर्टी स्किप हो गया होता है, सोम के अंदर पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए स्ट्रक्चर फिर अलग से एक नया पेपर लगने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा पानी प्यास लग गया था, पानी पी लिया, कोई गलती किया नहीं किया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। देखो रोलर तो पढ़ लिया यार, अच्छा ये रोलर है, ऐसा है, ये जो सेकंड वाला बताया इसको ध्यान रखना, इसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाता है, फिर कन्वेंशनल क्वेश्चन में डाल देगा, जो सब मतलब एक फोटो डाल देगा उसमें रोलर सीधा नहीं देके इसे बिचका देगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा डाल देगा, फिर क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल लेके सॉल्व कर दोगे, वहां क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, मैं सॉल्व करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, कन्वेंशनल में। तो कंडीशन ध्यान रखना ये वाला। चलो इसका एप्लीकेशन बताता हूँ, एप्लीकेशन किधर है, ऐसा सपोर्ट हम देते ही क्यों है, ऐसा सपोर्ट का यूज करने का आपको जरूरत ही क्या है। तो देखो इसका यूज किधर है, थर्मल इफेक्ट जानते हो,
थर्मल इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। सोचना, अब हर जगह बहुत जगह पढ़ोगे थर्मल इफेक्ट, सर्वे में भी आएगा, स्ट्रक्चर में आता है, सोम में आता है, आरसीसी में आता है, सब जगह आता है थर्मल इफेक्ट। टेम्परेचर के कारण होता क्या है ना, बेसिकली चीजों में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होती है। अरे ठंड लगता है तो ऐसे नहीं हो जाता, आजकल ठंड का दिन है, मैं तो देखो शर्ट पहना हुआ हूँ, क्योंकि हम लोग काम करते हैं भाई, काम करके आते हैं, शरीर में वैसे भी गर्मी बहुत रहती है, ठीक है, तो कुछ अलग डायरेक्शन में नहीं लीजिएगा भाई, ठीक है, सब लोग है, अपना भाई बंधु है, अलग डायरेक्शन में लेने का नहीं है। तो थर्मल इफेक्ट, ठंड लगेगी, जैसे सिकुड़ जाते हो, तो वैसे मेंबर में अगर टेम्परेचर फॉल हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सोचो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्यों? ये बात कंफर्म है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर फॉल हो चुका है। एट द सेम टाइम जब मेंबर की टेम्परेचर इंक्रीज होगी, जब टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो वो एक्सपेंशन भी होगा उसमें, और ये लीनियर डायरेक्शन में हो रहा है। तो थर्मल टेम्परेचर बढ़ने या कमने के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होती है वो लीनियर होती है, इसलिए इसे लीनियर कॉन्ट्रैक्शन, लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है। एक्सपेंशन मतलब लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, लेंथ बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथ आपका रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया, उस चीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब समझना चीज, देखो कॉन्ट्रैक्शन, मान लो टेम्परेचर फॉल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होना है उसको, मेंबर छोटा होगा, मेंबर चाह रहा है छोटा होने का, लेकिन तुमने क्या किया, टेम्परेचर भी फॉल हो गया और तुमने यहाँ पे सपोर्ट कुछ ऐसा दे दिया है कि ये देखो, ये तो छोटा होना चाह रहा है, लेकिन सपोर्ट कुछ ऐसा दे दिया है कि उसे छोटा होने नहीं दे रहा है। मेंबर के इच्छा के विरुद्ध चले गए, क्या किए, मेंबर का जो इच्छा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके विरुद्ध आप चले गए, उसके विरुद्ध आप कुछ ऐसा काम कर दिए, तो क्या होगा, मेंबर में तनाव बढ़ेगी, स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। क्यों? इंजीनियरिंग भाषा में मैंने बताया था, रिएक्शन, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रजिस्ट करते हो रिएक्शन डेवलप होता है, उसी तरह से एक टर्म आती है स्ट्रेस, स्ट्रेस तभी डेवलप होगा व्हेन स्ट्रेन गेट रजिस्टेड। ये चीज आगे आने वाले चैप्टर में स्ट्रेस स्ट्रेन का डेफिनेशन लिखाऊंगा, तो वहां पे ढंग से और समझ में आएगा। लेकिन अब ये समझो कि स्ट्रेन, ये जो लंबा या छोटा हो रहा है, इसके कारण कुछ स्ट्रेन होता है, ये स्ट्रेन होता है, इसको हम स्ट्रेनिंग बोलते हैं, स्ट्रेनिंग कर रहे हैं मतलब लंबा कर रहे हैं या फिर छोटा कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन जब रजिस्ट होगा तब स्ट्रेस डेवलप होता है, ये बेसिक फंडामेंटल चीज है। जैसे तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन तुम्हें कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, समाज की प्रेशर है, दुनियादारी है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर दबाव है, तुमको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, तो तुम्हारे अंदर छलबलाहट खलबलाहट बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। तो वही चीज, सेम चीज मेंबर में होगी, स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। तो वो स्ट्रेसेस हम नहीं चाहते हैं कि मेंबर में डेवलप हो, क्यों? वो स्ट्रेसेस के कारण ही मेंबर किसी मटेरियल का बना हुआ है ना जी, तो वो स्ट्रेसेस, अतिरिक्त स्ट्रेसेस, फालतू, उसके कारण मेंबर अगर फेल हो जाए तो साहब मेरे से बेवकूफ इंजीनियर कोई होगा? नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि वो स्ट्रेस डेवलप हो, इसीलिए मेंबर अगर चाह रहा है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट होने दिया जाए तो भाई हम सपोर्ट ऐसा प्रोवाइड कर देंगे, चल भाई तू कॉन्ट्रैक्ट हो जा। तो रोलर सपोर्ट अगर दोगे तो लीनियर डायरेक्शन में आगे पीछे घिसक सकता है, तो अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है तो एक एंड पे, जैसा ब्रिज वगैरह होता है बहुत लंबा होता है, ठीक है, तो ब्रिज वगैरह बहुत लंबा होता है, देखिए, तो किसी एक एंड पे, एकदम एंड पे तुम देखोगे एंड वाला सपोर्ट, देखना कभी जाके, वो रोलर होता है, ठीक है, ताकि थर्मल इफेक्ट के कारण जब उसमें अगर उसे इलोंगेट करना हो तो इलोंगेट उस रोलर के ऊपर स्लाइड कर पाए, इलोंगेट हो पाए। अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट होना हो तो रोलर के ऊपर स्लाइड होते हुए कॉन्ट्रैक्ट भी हो पाए, लंबा या छोटा हो पाए, समझ रहे? उसके मूवमेंट को हमें रजिस्ट नहीं करना है, अगर क्यों, स्पेशली ड्यू टू थर्मल इफेक्ट, अगर रजिस्ट कर दिया तो फिर उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, तो उस स्ट्रेसेस को भी ध्यान में रखते हुए उस मटेरियल का स्ट्रेंथ को डिजाइन करना होगा, जो कि फिर इकोनॉमिकल नहीं होगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी चीज हम डिजाइन करेंगे वो इकोनॉमिकल हमको डिजाइन करना है। समझ में आ रहा है? तो ये है थर्मल का कॉन्सेप्ट, बहुत जगह यूज होगा, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, हाईवे में भी यूज होता है, पेवमेंट में, सब जगह, ठीक है। तो ये लिखवा देता हूं, end of bridge to allow contraction and expansion of bridge with respect to thermal expansion, thermal variation with respect to लिखे,
ड्यू टू थर्मल वेरिएशन, ड्यू टू लिखो ज्यादा अच्छा है, ड्यू टू थर्मल वेरिएशन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा कि थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन क्या होता है। घबराने का नहीं, जैसा मैंने बोला है ये हमने एसएमडी बीएमडी चालू किया है, तो कुछ कुछ वर्ड मैं जो यूज करूंगा उसका एक बेसिक सा सीधा मतलब आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन इसका डिटेल मतलब वो जब चैप्टर आ जाएंगे तब वहां पर हम सीखेंगे। तो जब आपका सोम वाला पेपर पूरा कंप्लीट कंप्लीट होगा तब तक में आप मतलब सोम सोम में खेलोगे, चीजों को उल्टोगे पुलटोगे, ऐसे मजा आएगा दोस्त। अब देखते चलिए बस, ठीक है। तो यहां हो गया। अब एक सपोर्ट और समझाता हूं, डबल रोलर सपोर्ट। अब ये डबल रोलर सपोर्ट क्या है, मतलब डबल मतलब दो रोलर होंगे। दो रोलर कैसे कैसे होता है तो देखिएगा, ये सपोर्ट ऐसा कुछ दिखता है आपको, ऐसा कुछ होगा एक तो ब्लॉक जैसा, फिर यहां से मेंबर कनेक्टेड होगी, ये ब्लॉक से अच्छे से कनेक्टेड होगी मेंबर, ऊपर रोलर होंगे ऐसा, ठीक है, एक तरफ नीचे भी रोलर होगा एक तरफ ऐसा, इधर एक प्लेट होगा और ऊपर एक प्लेट होगा। इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं डबल रोलर सपोर्ट, ठीक है। अब मान लो इस मेंबर पे कोई एक फोर्स लगा लो भाई, पी फोर्स लगा लो भाई कोई एक एंगल पे, इसका रिजोल्यूशन कर लीजिए ये पी फोर्स का। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपको पी साइन थीटा दिखेगा और एक्सियल डायरेक्शन में आपको पी कॉस थीटा दिखने लगा, ठीक है, दिख रहा हमको। अब ये पी कॉस थीटा के कारण एक्सियल डायरेक्शन में किसी भी तरह का यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा क्या, नहीं, अरे रोलर ही तो है, एक तो बॉक्स है, ऊपर भी पहिया है नीचे भी पहिया है, तो इधर से मैं खेलूंगा तो आगे चल ही जाएगा, तो किसी भी तरह का रिएक्शन है नहीं। तो ये आर इन एच डायरेक्शन इक्वल टू 0 यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आर इन वर्टिकल डायरेक्शन नॉट इक्वल टू 0, आर भी मिलेगा, ठीक है। मूवमेंट मिलेगा क्या, मूवमेंट रिएक्शन मिलेगा यहाँ पे, मिलेगा। कैसे मिलेगा, इमेजिन करो, ये ऐसा कहां पे देखे हो, ये डबल रोलर सपोर्ट का एक एग्जांपल क्या है बताऊं। पहले आजकल आजकल भी है यार, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, एग्जाम देने जाते हो, मान लो कोई टीसीएस के सेंटर पे गया, जैसे कंप्यूटर पे बैठते हो तो कीबोर्ड नीचे से निकालते हो, डेस्क से, कंप्यूटर डेस्क से जो कीबोर्ड निकालते हो बाहर, तो वो जो कीबोर्ड जिस सिस्टम पर लगा हुआ है वो डबल रोलर सिस्टम होता है, कीबोर्ड बाहर निकल जाती है, जो पहिया है फिर उसको ऐसे कीबोर्ड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कीबोर्ड का एक्सियल मूवमेंट हो रहा है ना, हो रहा है। कीबोर्ड को दबाओगे तो कीबोर्ड क्या नीचे चला जा रहा है, जमीन के नीचे, या फिर मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या कीबोर्ड पे, ऐसे हाथ रख दोगे तो क्या वो कीबोर्ड मतलब वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाएगा, नहीं, लेकिन कीबोर्ड को ऐसे पुल कर देंगे तो एक्सियल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है। तीसरा चीज मूवमेंट देखना, इमेजिन करो उसी कीबोर्ड को ऐसे दबाओ नीचे ऐसे, बट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाओ अबाउट द सपोर्ट, सपोर्ट के अबाउट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या वो ऐसे घूम जाता है जैसे खिड़की खुल जा रहा था, उसी तरह वो रोटेट भी हो जाता है, नहीं होता है ना। कंप्यूटर डेस्क होता है क्या जो जिसपे कीबोर्ड रहती है, वो होता है क्या ऐसा रोटेट, नहीं होता है। मतलब डबल रोलर सपोर्ट के केस में यहां पर आपको मूवमेंट रिएक्शन भी मिलेगा एमजेड भी मिलेगा, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, इसका एक एग्जांपल जो है कंप्यूटर डेस्क, कंप्यूटर डेस्क, कंप्यूटर कीबोर्ड डेस्क, ये एग्जांपल है इसका डबल रोलर सपोर्ट का, आप कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे दो सपोर्ट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। और ये मूवमेंट यहाँ पे क्यों मिल रहा है, बेसिकली मूवमेंट क्यों डेवलप हो रहा है, क्यों वो रोटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ना, सोचो वो रोटेशन कहने का मतलब क्या है, ये मान लो यहाँ पे डबल रोलर सपोर्ट है, इसके बाद रोटेट करना था तो मेंबर ऐसे इस तरह से रोटेट करता है इस पी साइन थीटा फोर्स के कारण, बट ऊपर भी एक प्लेट लगा हुआ है, तो जैसे मेंबर रोटेट करेगा तो ऊपर वाला प्लेट इसको रोकेगा, हाँ, और नीचे से भी प्लेट है तो ये ऊपर भी ऐसे जाने का कोशिश करेगा तो नीचे वाला प्लेट भी ऊपर इसको जाने नहीं देगा, मतलब दो रेजिस्टेंस है इस एंड पे
एक मतलब रोटेशन के अगेंस्ट में इस एंड पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो सपोर्ट्स के कारण, वो प्लेट के कारण, ये जो प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है इनके कारण बेसिकली, है ना। इसलिए एक मोमेंट रिएक्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका डबल रोलर सपोर्ट। तो ये सारे जो सपोर्ट्स अभी मैंने आपको बताया, समझाए, ये एक्सटर्नल सपोर्ट होते हैं। यही 4 तरह का बेसिकली एक्सटर्नल सपोर्ट होता है। ओके, अब जो सपोर्ट मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा इंटरनल सपोर्ट। इंटरनल सपोर्ट मतलब, ये एक्सटर्नल सपोर्ट कहने का मतलब है मेंबर के एंड पे लगा रहे हैं आप, मेंबर के एंड पे लगा रहे हैं, या फिर मेंबर को इसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल सपोर्ट है। जैसे कि फिक्स सपोर्ट मतलब मेंबर के एंड पे, एक एंड पे इधर, एक एंड पे इधर फिक्स सपोर्ट है, ऐसा फिक्स सपोर्ट। हिंज सपोर्ट मतलब यहाँ पे हिंज आपने प्रोवाइड कर दिया, इधर हिंज प्रोवाइड कर दिया, ऐसा हिंज सपोर्ट हो गया, ये सारा। ठीक है। इंटरनल सपोर्ट क्या होता है, मेंबर के बीच में अगर हो, मतलब मेंबर के बीच में, ये नहीं कि ये एक मेंबर है, जैसे ये पूरा का पूरा मेंबर, और मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, इधर भी एक मैंने हिंज सपोर्ट डाल दिया, या फिर रोलर टाइप का जो रोलर सपोर्ट इससे पहले मैंने समझाया वो यहाँ पे लगा दिया। तो ये रोलर सपोर्ट, आप बोलोगे ये तो सर मेंबर के बीच में दिख रहा है, यहाँ पे ये मेंबर है लेकिन बीच में है, तो ये वाला बीच नहीं, ये तो एक्सटर्नल सपोर्ट ही है। यहाँ पर बीच मतलब मेंबर के बीच में, समझ रहे हैं। तो वो उस तरह का जो सपोर्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरनल सपोर्ट, दो मेंबर के बीच में, मतलब दो मेंबर को जो कनेक्ट करता हो। अभी समझाता हूं, देखो अब टॉपिक डालो इंटरनल सपोर्ट्स। तो इंटरनल हिंज, पहले तो इंटरनल सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट का मतलब क्या है, इट डिवाइड मेंबर इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, दो, एक मेंबर में अगर इंटरनल हिंज कहीं पे डाल दिए तो वो पूरे एक मेंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटरनल हिंज एक पहला टाइप का इंटरनल सपोर्ट है। देखिए मैं एक मेंबर बना रहा हूं, अभी थ्योरी समझाऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब करेंगे इसका एप्लीकेशंस को भी अच्छे से, यही इन्हीं थ्योरी को अप्लाई करके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये एक फिक्स सपोर्ट है, प्लस ये एक मेंबर था ऐसा। ठीक है, ये बीम है एक, और इधर एक और एक सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट लोगे, मान लो इधर एक हिंज सपोर्ट भी है, एक तरफ फिक्स सपोर्ट, एक तरफ हिंज सपोर्ट, और एक पूरा मेंबर है जिसका लेंथ है एल, ये एक बीम है। क्या है, एक बीम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इंटरनल हिंज डाल दिया, यहां पे एक इंटरनल हिंज डाल दिया मान लो। तो ये इंटरनल हिंज, इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये इंटरनल हिंज है। ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट, है ना। इसको मैंने बोल दिया कि ये इंटरनल हिंज है आपका। तो इंटरनल हिंज डाल देने के कारण पहला पहला चीज क्या हुआ कि जो मेंबर पहला एक सिंगल मेंबर था एल लेंथ का, अब ये दो अलग अलग मेंबर हो गए। ये एक मेंबर हो गया, ये एक अलग मेंबर हो गया, फर्स्ट, जैसा भी नंबरिंग कर सकते हो, सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, मतलब मेंबर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये इंटरनल हिंज है कैसा, मान लो ये जो बीम है इसका जो क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। तो मैं बनाता हूं, देखो ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा, प्लस यहां से सेम आ रही होगी। ये वाला फेस कैसे दिखाऊं, एक मिनट, सो में ना डायग्राम थोड़ा इसको थोड़ा दूर ले लेते हैं, ऐसा। ठीक है यार, समझ जाना उतना, है ना, क्या दिक्कत है यार समझने में, ठीक ठाक तो बन गया। ठीक है, ये वाला एक हिस्सा, वो वाला एक हिस्सा, इन दोनों के बीच में अपने एक इंटरनल सपोर्ट डाल दिया, एक हिंज डाल दिया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा दिया ऐसा, एक गेंद जैसा कुछ होगा उससे, हिंज, इंटरनल हिंज होता है ये। ठीक है, यहाँ पे आपने एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर दिया। जैसे थ्री हिंज आर्च में दो मेंबर आके ऊपर एपेक्स पॉइंट पे स्ट्रक्चर में देखेंगे, वहां पे इंटरनल हिंज से कनेक्टेड होता है। उसी तरह यहाँ पे ये जो बीम है उसका दो हिस्सा आया, ठीक है, बीच में एक इंटरनल हिंज है, उससे कनेक्ट हुआ, तो ये मेंबर के बीच में है, समझ रहे हैं ना। ये एक्सटर्नल नहीं, इसलिए ये इंटरनल सपोर्ट है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल सपोर्ट, जो दो मेंबर को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये मेंबर वन, दिस इज योर मेंबर टू,
अब हमें इस इंटरनल सपोर्ट का प्रॉपर्टी को पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, ये मैंने आपको थोड़ा ये विजुअलाइजेशन 2D में दे दिया, ठीक है। इस तरह का भी डायग्राम बहुत सारा बनाएंगे। अब देखो, फोर्स लगा लो, लेट्स सपोज ये एक फोर्स मैंने लगा लिया, पी फोर्स लगा लिया ऐसा थीटा एंगल पे। इस फोर्स को फिर रिजॉल्व करूंगा अगर इस मेंबर पे, तो मेरे को दो फोर्स मिलेगा, ये तो क्लीन है। इस फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट इसका पी कॉस थीटा ऐसा एक्सियल मिलेगा मेंबर में, पी कॉस थीटा, ये एक्सियल फोर्स है जो मेंबर में है। और एक मिलेगा मेरे को ऐसा वर्टिकल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जो कि होगा पी साइन थीटा, ये एक फोर्स मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं दूसरा चीज करता हूं, अब मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, लेट्स सपोज कि मैं ये जो हिंज पॉइंट है, इस हिंज पॉइंट के अबाउट दोनों मेंबर को सेपरेट करके देखता हूं, अलग अलग कर देता हूं, अलग अलग करके मैं देखूंगा, ठीक है। तो चलिए अलग अलग किया जाए, क्योंकि वो इंटरनल सपोर्ट है ना, तो अलग कर सकते हैं हम, उस सपोर्ट के अबाउट मेंबर को अलग कर देते हैं। चलिए तो अलग कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट था पहले से, प्लस यहाँ पे एक मेंबर आया। लेट्स सपोज ये जो हिंज वाला पॉइंट है, इसको हम एक नाम भी दे देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। लेट्स सपोज ये हिंज वाला पॉइंट है बी पॉइंट, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। हिंज वाला बी पॉइंट है, ये लोकेशन क्या है, इसका नाम है बी, लोकेशन का नाम ए बी सी देते हैं ना सपोज, ऐसे ही बी पॉइंट। तो ये ए पॉइंट हो गया, ओके, और ये यहाँ पे ये पॉइंट हो गया बी, जहाँ पे इंटरनल हिंज है। दूसरा हिस्सा आप ऐसे कन्वर्ट कर लो भाई, ये, और यहाँ पे एक नॉर्मल हिंज है ऐसा, और यहाँ पे जो आपका फोर्स आपने रिजॉल्व किया, एक फोर्स आ रहा है पी साइन थीटा, और एक फोर्स आ रहा है इधर पी कॉस थीटा, ठीक है। इधर था आपका इंटरनल हिंज यहाँ पे। अब इंटरनल हिंज चाहे आप ये मेंबर 1 है मान लो, ध्यान से सुनना, और ये मेंबर 2 है, चाहे आप मेंबर 1 का एंड पे देखो या मेंबर 2 का एंड पे देखो, कहीं कहीं पर भी एक जगह किसी एक मेंबर के साथ इंटरनल हिंज को कनेक्ट करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मान लो जो इंटरनल हिंज है ये कोई ना कोई फिजिकल चीज होगा, तो मान लो वो जब मैंने मेंबर को अलग किया तो मेंबर 2 के साथ इंटरनल हिंज को मैंने कंसिडर कर लिया, कोई बात नहीं। आपका शौक हुआ, आपने क्या किया, वो इंटरनल हिंज जो फिजिकल चीज था उसको पार्ट 1 जो है उसके साथ आपने कंसिडर कर लिया, कोई बात नहीं यार, जो इक्वेशन बताऊंगा वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, वो इंटरनल हिंज का प्रॉपर्टी है। अब वो इक्वेशन समझने से पहले मैं आपको अब विजुअलाइजेशन देता हूं, ठीक है। होगा क्या बताओ, जैसे पहला वाला डायग्राम पे चलो, यहाँ पे विजुअलाइजेशन लो। जैसे ये दो मेंबर हैं, तो ये एक मेंबर मेरा, ये वाला एक मेंबर, ये एक मेंबर इंटरनल हिंज से कनेक्टेड है। और सोचो कि यहाँ पे कनेक्टेड है इंटरनल हिंज से, इधर लोडिंग ऐसे लग रहा है, कुछ भी लोडिंग वोडिंग लग रहा है, लोडिंग लगेगा तो क्या ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होगा, होगा सेपरेट नहीं होगा, क्यों, ये मेंबर कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये सेपरेट नहीं होंगे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे एक इंटरनल फोर्स होगा, समझ में आ रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपको एक इंटरनल फोर्स दिखने को मिलेगा, वो फोर्स एक्स्ट्रा इंटरनल है, उसको हम इंटरनल फोर्स बोलेंगे, जो भी फोर्स मैं आपको दिखाऊंगा वो फोर्स इंटरनल फोर्स है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक इंटरनल फोर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस ये हॉराइजेंटल डायरेक्शन में भी कनेक्टेड है, ये हॉराइजेंटल डायरेक्शन में भी कनेक्टेड है। देखो इंटरनल हिंज है, तो मेंबर हमने हिंज डाल रखा था कि मेंबर दो मेंबर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, तो आप इनको ऐसे अलग करने का भी कोशिश करेंगे ना, तो इस पॉइंट के अबाउट वो नॉर्मली अलग नहीं होगी जब तक कि आप इसको तोड़ ही ना दो। तो ये हॉराइजेंटल डायरेक्शन में भी कनेक्टेड होते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में भी कनेक्टेड होते हैं, दो चीजें क्लियर है। तीसरा, रोटेशन पे बात किया जाए, देखो तो यहाँ पे इंटरनल हिंज है बीच में और दो मेंबर कनेक्टेड है, मान लो लोडिंग इधर है, तो इस तरफ लोडिंग के कारण इस इंटरनल हिंज के अबाउट एक मोमेंट आएगा,
तो वो मूवमेंट के कारण मेंबर रोटेट कर जाएगी, मतलब इंटरनल हिंज पे कोई मूवमेंट रेजिस्टेंस नहीं होता, नेट मूवमेंट इंटरनल हिंज पे 0 होता है, वहां पर भी कोई मूवमेंट रेजिस्टेंस नहीं होगा। और एक खास बात, इंटरनल हिंज के अबाउट मेंबर का इंडिपेंडेंट रोटेशन होता है। जैसे यहाँ पे इंटरनल हिंज के अबाउट दो मेंबर कनेक्टेड है, ये वाला एक, ये वाला एक, ये एक, ये एक। तो मान लो लोडिंग इधर है, ठीक है, तो मेंबर ये रोटेट करेगा खाली, इसको रोटेट करवाया क्या? नहीं, ऐसा ऐसा किया क्या? ये रोटेशन हो रहा है तो ये भी कुछ ऐसा रोटेट कर, नहीं, इंडिपेंडेंट रोटेशन। ये मेंबर इंटरनल हिंज के अबाउट अपना अलग रोटेशन हो सकता है ड्यू टू, मान लो इधर कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ लोड है, तो उस मैग्नीट्यूड ऑफ लोड के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट बन रहा है उस मोमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका रोटेशन होगा। प्लस इधर भी लोडिंग है मान लो, तो इधर जितना लोडिंग है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मोमेंट बन रहा है उस मोमेंट के करस्पॉन्डिंग इसका रोटेशन होगा, चाहे वो ऐसा हो सकता है या फिर लोडिंग ऐसा है तो ऐसा रोटेशन हो सकता है, कुछ भी। मतलब अबाउट इंटरनल हिंज मेंबर रोटेट इंडिपेंडेंटली, तो रोटेट हो रहा है तो कोई मोमेंट रिएक्शन है क्या? नहीं है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरनल हिंज का, वहां पे मोमेंट रिएक्शन भी नहीं होता, मेंबर इंटरनल हिंज के अबाउट इंडिपेंडेंट रोटेशन करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में वो कनेक्टेड होते हैं मेंबर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कनेक्टेड होते हैं। तो अब लिखता हूं इक्वेशन इंटरनल हिंज के अबाउट। पहला पॉइंट, नेट फोर्स इज 0, चाहे आप हॉरिजॉन्टल में देख लो वर्टिकल में देख लो, नेट फोर्स होगा 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कनेक्टेड है ही ना, ठीक है, वो तो कनेक्टेड है, उससे हमको मतलब ही नहीं है, नेट फोर्स होता है 0। सेकेंड, नेट मूवमेंट अबाउट इंटरनल हिंज इज 0, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं अच्छे से। थर्ड, मेंबर रोटेट इंडिपेंडेंटली अबाउट इंटरनल हिंज, मेंबर रोटेट इंडिपेंडेंटली अबाउट इंटरनल हिंज। क्लियर है? ठीक है। और एक तीसरा चीज देखो जैसे ये इंटरनल हिंज है ना, ठीक है, इंटरनल हिंज है, तो लोडिंग अगर होगा तो हाँ थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह आएगा, तो मेंबर अभी जैसे हॉरिजॉन्टल है तो लोडिंग के कारण हो सकता है वो थोड़ा सा ऐसे बेंड कर जाए, लेकिन ये जो इस तरह पहले ऐसे था, अब लोडिंग के कारण मेंबर हो सकता है थोड़ा ऐसे बेंड कर जाए, ठीक है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है पहले हॉरिजॉन्टल से ऐसे जो थोड़ा सा बेंड किया ऐसा, ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का है। कहने का मतलब है ये चीज मैं कह रहा था, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ये मेंबर है, ये एक फिक्स सपोर्ट था, इधर हिंज सपोर्ट था, यहाँ पे इंटरनल हिंज दिया है, तो इस लोडिंग के कारण, ठीक है, इस लोडिंग के कारण हो सकता है मेंबर ऐसा हो जाए, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा करके दिखा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता था इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे बताया, ये तो बताता भी नहीं। तो ये जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, इट इज नेग्लिजिबल इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट, नेग्लिजिबल इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट। तो ये नेग्लिजिबल इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इलास्टिक है मतलब जब आप लोड को हटा दोगे तो वो जो ऐसे बेंड हुआ था वो फिर से सीधा हो जाएगा, यही मतलब होता है। और वो नेग्लिजिबल है मतलब वो हुआ ही था थोड़ा, और फिर भी लोड को हटा दोगे तो वो फिर भी जो भी हुआ था वो भी रिमूव हो जाएगी, वो अपने आप इस मेंबर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लेकिन स्टील में जब एक टॉपिक आता है प्लास्टिक एनालिसिस, वहां पर हम देखेंगे मैकेनिज्म कंडीशन। तो मैकेनिज्म कंडीशन ऐसे ही बनता है, ट्रायंगल जैसा बनता है, फिर प्लास्टिक एनालिसिस का वो कॉन्सेप्ट है वो उधर देखेंगे। वहां पर प्लास्टिक हिंज बनती है, वहां पर मेंबर में प्लास्टिक हिंज बनती है ड्यू टू इल्डिंग ऑफ मेंबर। ये सारा टर्म क्या क्या बोले जा रहा हूँ, इल्डिंग क्या है, प्लास्टिक हिंज क्या है, सब समझ में आएगा, ठीक है, धीरे धीरे बस ध्यान रखना।
तो वो जो हिंज बनती है प्लास्टिक हिंज, वो भी एक तरह का इंटरनल हिंज है। यही लिंकअप करवा रहा था, ठीक है। खैर, ओके। अब देखिए, अब थोड़ा सा दो तीन बातें तो आप जान ही गए उसका बेसिक, है ना। इसका एप्लीकेशन में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो और क्लीन हो जाएगा। नेट फोर्स इज जीरो कहां पे, एट बी। नेट मोमेंट अबाउट इंटरनल हिंज मतलब बी पे जीरो, ऐसा। अब इसको बैलेंस करिए, इसका फोर्स बैलेंस करिए। फोर्स बैलेंस करोगे बाबू, देखो यार, सबसे पहले तो इस वाले एंड पे, बी एंड पे देखो, ये पी साइन थीटा जो वर्टिकल फोर्स है, इसको रजिस्ट करने के लिए ऐसे एक वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर एक आरबी फोर्स आपको देखने को मिलेगा, इंटरनल फोर्स, ठीक है। तो इधर अगर मान लो इधर ये आरबी अपने नीचे से ऊपर ऐसे दिखाया, तो यहाँ पे आरबी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन होगी तभी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, ये भी आरबी, ये भी आरबी, और एक ऊपर से ऊपर ऐसा तो एक नीचे ऐसा, तो कैंसल आउट, खत्म, नेट फोर्स जीरो। ये चीज होती है इंटरनल हिंज पे, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो आरबी जो यहाँ पे, ये जो आरबी फोर्स मैंने दिखाया, इसका कैलकुलेशन के लिए बोलता है कभी कभी स्ट्रक्चर वगैरह में, सोम वगैरह में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा टफ लेवल का जो होता है, गेट वगैरह में पूछ लेता है, तो इसका कैलकुलेशन के लिए बोलता है कि व्हाट इज इंटरनल फोर्स एट हिंज लोकेशन। वो उसका भी वैल्यू निकाल के बताओ हमको, बता देंगे, ठीक है। इस तरह का जब भी आएगा एक दो क्वेश्चन हम करवाएंगे तो वहां से और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पैटर्न अब ध्यान रखना, इस तरह से हम फ्री मेंबर को सेपरेट कर देंगे उसके अबाउट, फिर जो सेपरेट किया है उसको हम बैलेंस करेंगे, उसका फोर्स बैलेंस करेंगे, फिर आगे चल के अभी तो हम देखेंगे रिएक्शन कैसे निकालते हैं, सपोर्ट रिएक्शन वगैरह, वही सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ये आरबी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो आरबी है इसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स। ये एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, ये इंटरनल फोर्स है जस्ट, ठीक है। और ये कंडीशंस आप ध्यान रखना, नेट फोर्स इज जीरो, नेट मूवमेंट अबाउट इंटरनल हिंज इज जीरो। अब देखो रियल चीज बताता हूं आगे चल के बच्चा लोग, ये जो नेट मूवमेंट अबाउट इंटरनल हिंज इज जीरो है, इस वाला सेंटेंस के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर सोम सब जगह क्वेश्चंस भरा पड़ा होगा, और यूज भी है, हर एक जगह पूछे जाते हैं। बट ये वाला जो स्टेटमेंट है, नेट फोर्स इज जीरो एट बी, इस स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही कम आए, नेग्लिजिबल आए। तो थोड़ा एडवांस या टफ लेवल का क्वेश्चन बनाने के लिए ये ऊपर वाला स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, और इंटरनल हिंज के बारे में पूछा जा सकता है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंटरनल हिंज, दो तीन स्टेटमेंट डाल देंगे ऐसा, ये जो मैंने बताया इनमें से कोई दो होगा या एक होगा, टिक लगाओ कौन से सही है। तो यही तीन है, और कोई स्टेटमेंट नहीं है इंटरनल हिंज का। इंटरनल हिंज लोकेशन पे नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन इंटरनल फोर्स होता है कि नहीं होता है, हाँ जी, देख तो रहा है हमको, आरबी इंटरनल फोर्स होता है, ठीक है। इंटरनल फोर्स होता है, लेकिन नेट फोर्स, नेट फोर्स कहने का मतलब जब हम सम निकालेंगे ना, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी, वो जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स एट बी जीरो होना चाहिए, ठीक है। नेट हम कैसे नेट निकालते हैं, नेट मतलब देखो बेसिक है, जैसे ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, इधर से एक फोर्स लग रहा है F1, इधर से एक फोर्स लग रहा है F2, ऐसा। तो किसी एक डायरेक्शन में, जैसे हम x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन है, तो F1 माइनस F2, एक अगर इधर से पॉजिटिव तो उधर से नेगेटिव कंसीडर कर लिया, ये जीरो होना चाहिए। तो ये F1 माइनस F2 क्या है, दिस इज योर नेट फोर्स, ये कॉन्सेप्ट होती है नेट फोर्स की। तो ये कोई एक डायरेक्शन में देखा तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, उसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में देख लो, ठीक है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, वही चीज है। हॉरिजॉन्टल में देख लो, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो वही स्टेटमेंट लिखा है, नेट फोर्स इज जीरो एट बी। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है, बात नहीं है। सेकंड, ये आपका पहला इंटरनल सपोर्ट था। सेकंड टाइप ऑफ इंटरनल सपोर्ट, देखो यार सपोर्ट में ही इतना टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया, वो होता है इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक। लेकिन ये सब बेसिक है, बताना बहुत जरूरी है, ये तो यहीं से बच्चों का दिमाग गड़बड़ होना चालू हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या 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 कैसे। इंटरनल लिंक बोल लीजिए, या फिर आप इसको इंटरनल रोलर बोल लीजिए। मान लो कैसा दिखेगा, ये एक ऐसा मेंबर है, ऐसा एक मेंबर आया, यहाँ पे एक रोलर लगाओ, फिर इसके ऊपर से एक मेंबर चला गया, यहाँ पे फिर एक कोई सपोर्ट है, जो भी सपोर्ट लेना है मान लो ऐसा। तो ये जो
रोलर है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रोलर, या फिर इसी तरह का सपोर्ट को इंटरनल लिंक सपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, अब देखो एनालिसिस किया जाए इसका। यहाँ पे कोई एक लोड लगा लो यार, वो कोई भी एक सीधा ट्रांसवर्स लोडिंग ले लो। ठीक है, पी लोडिंग ले लो। अब मान लो जैसे ये पी फोर्स लगा है, अब ये पी फोर्स के कारण मेंबर अगर बेंड कर रहा है तो इसका बेंडिंग कैसा होगा? देखिए, ये पी फोर्स के कारण मेंबर जब बेंड करेगा तो ऐसा कुछ बेंडिंग होगा, मेंबर ऐसा नीचे आएगा, बेंड करेगा। यहाँ पे ये रोलर, ये मेंबर ऐसे आ गई तो यहाँ पे रोलर, फिर ये मेंबर उसके नीचे है, तो सॉरी, ऐसा कुछ आपको बेंडिंग दिखेगा। मतलब दोनों एक साथ बेंड करेंगे, दोनों एक साथ बेंड करेंगे। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ एक साथ बेंड करेंगे? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने इंटरनल हिंज पढ़ाया, तो वहां पे मेंबर का इंडिपेंडेंट रोटेशन बताया था अबाउट इंटरनल हिंज, लेकिन यहाँ पर मेंबर का इंडिपेंडेंट रोटेशन अबाउट इंटरनल हिंज नहीं होगा। अगर बेंड कर रहा है एक मेंबर, तो दूसरा मेंबर जो है इस तरह से कुछ रोलर से कनेक्टेड है कि इसके बेंडिंग के कारण वो भी बेंड होगा। समझ गए? बेंडिंग दोनों में होगा, इंडिपेंडेंट बेंडिंग नहीं होगा, इंडिपेंडेंट रोटेशन नहीं हो रहा है, एक ही साथ होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जो इक्वेशंस है, नेट मूवमेंट, ये मान लो पॉइंट बी है, तो नेट मूवमेंट अबाउट बी इज जीरो। जो इक्वेशन हिंज में था वही इक्वेशन यहाँ पर भी हम वैलिड करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे कि समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू जीरो। हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं क्योंकि नेट मूवमेंट अबाउट बी इज जीरो। दूसरा, नेट फोर्स अबाउट बी इज ऑल्सो जीरो। इज जीरो, ये दो इक्वेशन इधर भी वैलिड होगा। नेट मूवमेंट अबाउट बी इज जीरो, नेट फोर्स अबाउट बी इज जीरो। अभी थोड़ा सा अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाऊं तो दोनों मेंबर को सेपरेट कर दो। दोनों मेंबर को जब सेपरेट कर दोगे तो ये एक मेंबर इधर से ऐसे आ गया मान लो, फिर एक मेंबर इधर से ऐसे आ गया, यहाँ पे हिंज है। ठीक है, अब ये इंटरनल रोलर वाला लोकेशन है, मतलब ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। तो इधर लोडिंग आपने लगा रखा है पी, यहाँ पे वर्टिकल ऐसा, तो यहाँ पे एक फोर्स आर बी ऐसा डेवलप होता हुआ दिखेगा। बैलेंस करोगे जब इस मेंबर को फोर्स बैलेंस करोगे तो आर बी ऐसा दिखेगा। तो आर बी इधर से ऊपर दिख रहा है, तो इधर से नेट फोर्स इक्वल टू जीरो है, नेट फोर्स अबाउट पॉइंट बी जीरो है। तो इसका मतलब ये जो आरबी है, जैसे इधर से नीचे से ऊपर है तो इधर ऊपर से नीचे होना चाहिए आरबी, तभी जाके ये इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, तभी जाके ये दोनों कैंसिल होगा और यहाँ पे नेट फोर्स जीरो आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं। ये कंडीशन यहाँ पर भी है, और ये आरबी यहाँ पर भी, इस आरबी को हम क्या बोलते हैं? इट इज नथिंग बट इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स। ठीक है, और मेंबर का रोटेशन अबाउट द इंटरनल लिंक इज नॉट इंडिपेंडेंट हियर। जैसा हिंज में हो रहा था, इंटरनल हिंज के केस में मेंबर का रोटेशन इंडिपेंडेंट, अगर इस पे लोडिंग है तो ये अपना रोटेट कर रहा है हिंज के अबाउट, इस पे लोडिंग है ये अपना रोटेट कर रहा है हिंज के अबाउट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक रोटेट कर रहा है तो इसका रोटेशन के कारण दूसरा मेंबर भी रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन अबाउट द लिंक ऑफ मेंबर इज नॉट इंडिपेंडेंट बट नेट मूवमेंट अबाउट बी इज जीरो। समझ गए? क्यों नेट मूवमेंट अबाउट बी जीरो? मतलब रोटेट तो हो रहा है ना, तो रिएक्शन मूवमेंट कहाँ है? रिएक्शन मूवमेंट तो नहीं है ना, तो यहाँ पर मूवमेंट इक्वल टू जीरो, रिएक्शन मूवमेंट नहीं है। अगर रिएक्शन मूवमेंट होता तो मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता, लेकिन यहाँ तो रिएक्शन मूवमेंट है नहीं आपका, तो मूवमेंट इक्वल टू जीरो। तो वेल, इसी के साथ इस वीडियो को एंड किया जाए क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो गया है। ठीक है आज, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट हमने टाइप ऑफ सपोर्ट का डिस्कस किया, रिएक्शन मूवमेंट का, ये सारा रिएक्शन फोर्स का, ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगला टॉपिक से, अभी तो बेसिक ही चलेगा, थोड़ा इस पे टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है, लेकिन अगला टॉपिक से, लेकिन मेरा ना दिल नहीं मानता है, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बात करना चाहता हूँ एक किसी टॉपिक पे। ओके, खैर जो जैसा होगा देखते चलेंगे, लेकिन अभी तो बेसिक जब तक चलेगा वो तो अच्छे से करना है, फिर जब क्वेश्चंस करेंगे अपने आप टाइम शॉर्ट हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।